वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशंस वीडियो ऑन मंथली करंट अफेयर्स। इन वीडियोस में हम सारे महीने के सबसे इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं विद द बैकग्राउंड एंड अ डिटेल्ड एनालिसिस। सो बेसिकली वी ट्राई टू कवर ऑल द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। तो अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ पाते हो फॉर सम रीजन, these videos will be very helpful for you, and if you are reading newspapers, this video can act as a revision for you, as a summary for you for all the current affairs. And this is a video in which we are going to discuss all the current affairs for January 2021. Before we see कि इस वीडियो में हम क्या कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, कौन से इश्यूज जनवरी के मंथ में इंपॉर्टेंट थे जो डिस्कस करने चाहिए, आई जस्ट वांट टू से दैट वी आर रीडिंग योर कमेंट्स एंड आपके कमेंट्स में इफ द वीडियो गेट्स लेट यू नीड नॉट गेट वरीड दैट वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज। ये वीडियोस बनती रहेंगी, बट more than 80% of the people watching these videos, they are not subscribing to the channel. So we are going to continue these videos, but आपको भी हमें encourage करना है. So you can just press the like button. जब आप like button press करते हो, YouTube it shows the same video to many more aspirants जिनको इस चीज की help हो सकती है. So if you are watching these videos और आपको ये videos help कर रही हैं, press the like button and do not forget to subscribe to this channel. So let's start our discussion with the contents of this video. The first issue that was in news, it was the truce, the peace between Arab countries. अरब देशों के बीच में जो conflict चल रहा था, differences चल रहे थे, उनको खत्म किया उन्होंने एक मीटिंग करके। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में, इंडिया चाइना रिलेशंस में, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में और इंडिया यूएस रिलेशंस में कुछ करंट इवेंट्स हुए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या कुछ हुआ इन रिलेशंस में। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ नए फैसले लिए हैं, उनके पहले कदम क्या हैं, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय जो बाइडेन। And one very important step that was US, it came back into the Paris climate deal. तो अमेरिका वापस पेरिस क्लाइमेट डील में आ गया। इसकी क्या सिग्निफिकेंस रहेगी इंडिया के लिए, बाकी दुनिया के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। देन कोविड-19 वैक्सीनेशन सारी दुनिया में चल रही है, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ इश्यूज, फॉर एग्जांपल एथिकल इश्यूज, द एथिकल डिलेमास एंड द हेजिटेंसी, लोगों का वैक्सीन पे ट्रस्ट ना कर पाना, लोगों का वैक्सीनेशन ना लगवाना, ये सब इश्यूज करंट में थे। इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई है न्यूज़पेपर्स के अंदर। वी विल डिस्कस दिस एज वेल। देन ग्लोबल वार्मिंग, इट इज ऑलमोस्ट इन न्यूज ऑल द टाइम। ग्लोबल वार्मिंग को लेके कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, कुछ फिगर्स न्यूज में डिस्कस की जा रही थी, तो वो भी हम कवर करेंगे। देन गूगल थ्रेटनिंग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू एग्जिट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्या कारण थे कि गूगल ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के चले जाएंगे। There were some differences between the Australian government and Google. So we will see this, what the problem is. WhatsApp privacy concerns. So ये काफ़ी डिस्कशन में था। लोगों ने WhatsApp को डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। People started going to other messaging apps. क्या कारण थे, क्या privacy concerns हैं और क्यों important है privacy in the age of big tech companies. इसी के साथ हम कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बारे में जानेंगे जो कि न्यूज़ में था। देन बिहार में अथॉरिटीज ने कुछ ऐसे वार्निंग्स जारी की जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में काफी चर्चा हुई। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कंट्रोवर्सी एज वेल। आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग के लिए एक ग्रुप बनाया, एक वर्किंग ग्रुप बनाया। क्या रिकमेंडेशंस दी इस ग्रुप ने, ये हम डिस्कस करेंगे। रेगुलेटिंग एनबीएफसीज, द नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, इनके बीच में कुछ क्राइसिस चल रहा था, तो इनकी बेटर रेगुलेशन के लिए क्या कुछ डिस्कशन में था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। जो दुनिया भर की इकोनॉमी में कंट्रैक्शन हुई है, उसका एक और कॉन्सिक्वेंस ये है कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में और सारी दुनिया में, even between countries and between people within countries. So we are going to see what this discussion is all about. नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया, ये क्या है, we will discuss that, और कैसी डिफरेंट स्टेट्स इनके ऊपर परफॉर्म करती हैं। Then there was a science, technology and innovation policy जिसके बारे में डिस्कशन हुई। This policy is very important. Then from last few years, Government of India is discussing increasing the age of women for marriage. So what are the consequences? क्या कहना है सोशल एक्टिविस्ट का इसके बारे में, इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। Then there was discussion about salary for housewives. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने
ऐसे प्रपोजल्स दिए कि अगर उनकी सरकार आएगी तो हाउसवाइफ्स को सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये जो डिस्कशन है अनपेड वर्क के बारे में, ये हम डिस्कस करेंगे। ग्रीन टैक्स वाज इन न्यूज, व्हाट इज दिस, वी विल नो व्हाई दिस वाज इन न्यूज। इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020, this was another important current affair that we will be discussing in this video. And finally, Udyog Sahayak Enterprises Network, this was a new initiative by Government of India, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द वेरी फर्स्ट इशू। तो हमारा पहला इशू जो हम डिस्कस करेंगे वो है अरब कंट्रीज के बीच जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसका रेजोल्यूशन। अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, इन सभी कंट्रीज ने 2017 में कतर को ब्लॉकेड कर दिया था, उसके साथ अपने रिलेशंस कम कर दिए थे या खत्म कर दिए थे। अब 2021 में इस कन्फ्लिक्ट को खत्म करते हुए गल्फ कंट्रीज ने एक गल्फ रिकंसिलिएशन समिट बुलाया अल उला सिटी, सऊदी अरब में, जहां पे इन सभी कंट्रीज ने अपने कन्फ्लिक्ट्स को, अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया। 2017 में सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, इन सब कंट्रीज ने ब्लॉकेड कर दिया था और अपने डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए थे कतर के साथ, क्योंकि इन सभी कंट्रीज का कहना था कि कतर एज अ कंट्री दे आर सपोर्टिंग टेररिज्म। सो दिस इज अरब रीजन और ये सभी हैं अरब कंट्रीज। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई, इन सभी कंट्रीज ने यहाँ पे जो सिचुएटेड है कतर इन द पर्शियन गल्फ, इसके ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया था और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कतर के साथ खत्म कर दिए थे। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव रीजन, पर्शियन गल्फ, यहाँ पे है ईरान और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता है। यहाँ के कुछ कंट्रीज सऊदी अरेबिया के साथ खड़ी नजर आती हैं, कुछ कंट्रीज जो शिया मुस्लिम कंट्रीज हैं वो ईरान के साथ खड़ी नजर आती हैं। देयर इज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन इन येमन एज वेल। एंड हेयर इज अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी तालिबान और इवन इस्लामिक स्टेट भी अब अफगानिस्तान में काफी इन्फ्लुएंशन हो रहा है। तो अफगानिस्तान में भी पीस प्रोसेस एस्टैब्लिश करने की कोशिशें जारी हैं। दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल। इवन इंडिया के मेजॉरिटी जो ऑयल सप्लाईज हैं, इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी इसी रीजन पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को खतरा हो तो इंडिया में जो आने वाला ऑयल है वो भी बहुत महंगा हो जाता है एंड आर इकोनॉमी ऑल्सो कम्स इनटू क्राइसिस। तो अभी इस इशू पे वापस आते हैं। इन सभी कंट्रीज ने कतर को ब्लॉकेड करने के बाद कुछ 13 डिमांड्स रखी और ये डिमांड्स क्या थी? इनमें से कुछ डिमांड्स थी कि जो कतर फंडेड टीवी चैनल है अल जजीरा, इसे बंद किया जाए। टर्की में जो कतर का मिलिट्री बेस है उसे बंद किया जाए और रिलेशंस और ईरान के साथ रिलेशंस कम किए जाएं। कतर और ईरान के अच्छे रिलेशंस नहीं चाहते थे ये सभी कंट्रीज। 2017 से लेके 2020 तक ये ब्लॉकेड जारी रहा और ये डिमांड्स वैसी की वैसी थी, लेकिन कतर ने कोई भी डिमांड मानने से इनकार कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट, डिस्पाइट हैवी इकोनॉमिक कॉस्ट, सऊदी अरेबिया और ये सारी कंट्रीज कुछ भी अचीव नहीं कर पाई। सो जो सऊदी अरब का प्लान था कि आइसोलेट करना है कतर को एंड जो डिमांड्स हैं वो मनवानी है ताकि कतर और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे ना हो और ईरान वीक हो जाए, इट हैज नॉट वर्कड एंड इट हैज इवन बैकफायर्ड। तो इन 13 डिमांड्स को सऊदी अरेबिया ने और बाकी कंट्रीज ने रिप्लेस कर दिया एंड नाउ द एग्रीमेंट इट इज ओनली बेस्ड ऑन नॉन इंटरवेंशन इन अदर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स एंड कोऑपरेटिंग टू एंश्योर रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो ये वेग सी चीजें, कुछ ब्रॉड सी चीजें मेंशन की गई, इनके ऊपर एग्रीमेंट कर लिया गया क्योंकि सऊदी अरेबिया अब रिलेशन सुधार रहा है सभी कंट्रीज के साथ इस रीजन में। उसका बहुत बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप ही वाज फुली सपोर्टिंग सऊदी अरेबिया एंड सऊदी अरेबिया जो भी करना चाह रहा था वो कर रहा था। और अब डोनाल्ड ट्रंप ही इज नो मोर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड जो बाइडेन he is not going to support Saudi Arabia for all the human rights violations that they are doing or for the interventions that Saudi Arabia is doing in other countries like in Yemen। तो अब उसको यहाँ पे रीजनल अपने एलाइज के साथ, अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे। इस एग्रीमेंट के बाद कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि हमारे कोई भी ऐसे इंटेंशंस नहीं है कि हम अपने ईरान और टर्की के साथ रिलेशंस को ऑल्टर करें जो ओरिजिनल डिमांड थी इन कंट्रीज की led by Saudi Arabia। Now this rift in the Gulf it has helped Iran and Turkey क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कतर को आइसोलेट करने की कोशिश की तो कतर, ईरान और टर्की जो सऊदी अरेबिया के दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, उनके और करीब आ गया। So instead of helping Saudi Arabia it has pushed Qatar towards Iran and Turkey और इन तीनों कंट्रीज के रिलेशंस अब अच्छे हो चुके हैं। So this was the Arab countries truce, यानी अरब कंट्रीज के बीच में जो पीस एस्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इशू
is related to the India and Nepal relations. नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया एंड दिस इज व्हाट ही सेड. नेपाल्स फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली, उन्होंने कहा कि जो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियादोरा, इनके ऊपर जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करना चाहिए और ये फ्यूचर जनरेशन्स के बेनिफिट में रहेगा कि अगर हम इन डिस्प्यूट्स को, इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, इनको रिजॉल्व कर लें. नेपाल wants to resolve this problem so that we can have an undisputed, peaceful, stable boundary. India was not very happy with this statement given by the Nepal's foreign minister. इंडिया और नेपाल के बीच में टेंशंस इंक्रीज हो गई थी मई 2020 में, जब नेपाल ने कुछ टेरिटरी को अपने मैप में इंक्लूड करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की. तो ये इशू स्टार्ट हुआ था जब इंडिया ने इस एरिया में, जो एक डिस्प्यूटेड रीजन है, यहाँ पे एक सड़क बनाई जिसके खिलाफ नेपाल ने प्रोटेस्ट किया और नेपाल ने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया कि जिस टेरिटरी के बारे में अभी हमने फैसला नहीं किया है उस पे इंडिया को सड़क नहीं बनानी चाहिए. और बहुत रेयरली होता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में टेंशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएं जितनी इस इशू को लेके बढ़ गई थी. और इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि नेपाल किसी और के कहने पे ये प्रोटेस्ट कर रहा है और उनका इशारा था चाइना की ओर. चाइना की इन्फ्लुएंस वो बढ़ रही है सभी साउथ एशियन कंट्रीज में एंड दिस इज अ कॉज ऑफ वरी फॉर इंडिया एज वेल. तो नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही वॉज इन इंडिया फॉर द 6th इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन मीटिंग विद द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं मिस्टर एस जयशंकर. उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात की और बायलैटरल रिलेशंस को लेकर डिफरेंट चीजें डिस्कस की. इन डिस्कशंस में जो ऑलरेडी पेट्रोलियम पाइपलाइंस हैं मोतीहारी से अमलेखगंज, इसको एक्सपैंड करने के बारे में डिस्कशन हुई और एक नई पाइपलाइन पेट्रोलियम के लिए बनाने के लिए दोनों कंट्रीज ने डिस्कस किया. एंड दिस पाइपलाइन विल बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी टू झापा इन नेपाल. सिंस नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसकी बहुत सारी नीड्स, चाहे वो ट्रेड नीड्स हों या फिर पेट्रोलियम नीड्स हों, वो सब इंडिया पे डिपेंडेंट हैं. एंड प्रेजेंटली जब भी इंडिया और नेपाल के बीच में रिश्ते खराब होते हैं तो नेपाल चाइना के साथ अपने रिलेशन सुधारने लग जाता है. दिस हैज बीन अ रीसेंट ट्रेंड दैट हैज बीन सीन. एंड साउथ एशिया में इंडिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि इंडिया प्रोमिसेस एंड चाइना डिलीवर्स. इंडिया प्रॉमिस करता है, उसके प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन चाइना जब प्रॉमिस करता है वो तुरंत डिलीवर कर देता है. सो इंडिया विल हैव टू स्टेप अप इट्स एफर्ट. एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रेलवे कनेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. इंडिया और नेपाल के बीच में जयनगर से लेके कुर्था तक जो एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट पेंडिंग है उसके बारे में डिस्कशन हुई. There was also discussion about the cross-border rail connectivity on the Raxaul-Kathmandu railway route. So petroleum pipelines और railway connections के अलावा इंडिया और नेपाल के बीच में बनी हुई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बारे में भी डिस्कशन हुई और दोनों कंट्रीज ने ये नोटिस किया कि जो नई बीरगंज और विराटनगर में आईसीपीज बनी हैं उसकी वजह से पीपल टू पीपल टाइज और ट्रेड टाइज इंप्रूव हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में. And there is a proposal of a third integrated check post at Nepalganj and a fourth one at Bhairava. तो दोनों कंट्रीज के बीच में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं. कुछ बन चुके हैं, कुछ के प्रपोजल्स हैं, जिससे ट्रेड टाइज और पीपल टू पीपल टाइज आसान होंगे और बेटर होंगे. एंड सिंस नेपाल इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इंडियाज सी पोर्ट्स. नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसके अपने पोर्ट्स नहीं हैं, तो इंडिया के पोर्ट्स नेपाल यूज करता है, उसके लिए भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया और नेपाल की जो रिलेशंस की इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, दे इंक्लूड द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. इंडिया और नेपाल दे टुगेदर are working for hydropower projects as well, including the Pancheshwar multi-purpose project. एंड ये अभी पेंडिंग है तो इसको भी मोमेंटम मिलने की उम्मीद है आफ्टर दिस डिस्कशंस. इंडिया इज ऑल्सो अंडरटेकिंग 2 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स इन नेपाल एंड दीज आर द पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड द बांदरखल गार्डन रेस्टोरेशन. And all these projects are very important, they are very significant, especially in the times when China is trying to increase its influence in Nepal. इसके साथ ही नेपाल की पॉलिटिक्स में कुछ डेवलपमेंट हुई. नेपाल की जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी थी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसके 2 लीडर्स थे. वन वॉज पुष्प कमल दहल प्रचंड एंड द सेकेंड वॉज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल केपी शर्मा ओली. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ही इज माधव कुमार नेपाल. तो प्रचंड और माधव कुमार ने मिलकर केपी शर्मा ओली जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे उनको उनकी ही पार्टी से एक्सपेल कर दिया. इसका कारण था प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का लोअर हाउस को डिसॉल्व कर देना. वहां की जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट की प्रतिनिधि सभा,
उसको यूनिलैटरली केपी शर्मा ओली ने डिसॉल्व कर दिया, यानी सरकार गिरा दी अपनी ही, क्योंकि उनको लग रहा था कि पार्टी में उनकी सपोर्ट कम होती जा रही है एंड ही नीड्स टू गो टू इलेक्शंस अगेन टू गेट द सपोर्ट बैक। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो केपी शर्मा ओली थे वो बहुत चाइना के करीब जा रहे थे एंड दिस वाज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया नेपाल रिलेशंस। और केपी शर्मा ओली की प्राइम मिनिस्टरशिप में ही इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट था वो काफी एग्रेसिव लेवल्स तक चला गया। तो अब काफी मुश्किल से जो नेपाल में एक स्टेबल सरकार बनी थी वो भी गिर गई है बिकॉज देर आर डिफरेंट लीडर्स, देवर डिफरेंट पार्टीज। इन सभी पार्टीज ने मिलकर एक सरकार बनाई थी लेकिन वो भी पूरी नहीं हो सकी। तो आगे क्या होगा, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंडिया नेपाल रिलेशंस एज वेल। दिस वाज व्हाट हैपेंड इन द जनवरी 2021। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इशू, ये है इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट की, एनडीटीवी जो न्यूज़ चैनल है उसने एक रिपोर्ट की जिसमें सैटेलाइट इमेजेस में उन्होंने बताया कि चाइना दे आर कंस्ट्रक्टिंग सम इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है वहां पे चाइना कुछ नई चाइनीज सेटलमेंट बना रहा है और ये नई सेटलमेंट जो चाइना ने बनाई ये उस एरिया में थी जिसे इंडिया अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा मानता है। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी की एंड दे सेड दैट दे आर अवेयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बाय चाइना इन द पास्ट सेवरल ईयर्स along the line of actual control and that India has also stepped up its construction। एंड दिस स्टेटमेंट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया, ये एक्नॉलेज किया कि चाइनीज कंस्ट्रक्शन इंडियन टेरिटरीज में हो रही है। बट दिस टेरिटरी दैट इंडिया थिंक्स इज पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिस इज इन कंट्रोल ऑफ चाइना। ये चाइना के कंट्रोल में है लेकिन इंडिया इसे अपना हिस्सा मानता है। 1959 से पहले दिस एरिया वॉज अंडर इंडियाज कंट्रोल लेकिन चाइना ने इस एरिया पे कब्जा कर लिया 1959 में। तब से ये एरिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंडिया अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा मानता है और चाइना अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। चाइना सेज दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनीथिंग कॉल्ड सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, ऐसा चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की भी स्टेटमेंट आई। 2019 में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट को ब्रीफ करते हुए कुछ चीजें बताई थी दैट चाइना इट कंटिन्यूज टू बी इन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ approximately 38,000 square kilometer of Indian land in the Union Territory of Ladakh and Aksai-Chin area। और अरुणाचल प्रदेश इलाके में चाइना 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन लैंड को कब्जा करके बैठा है। ये स्टेटमेंट 2019 में पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी ने दी थी। अभी रिसेंटली भी चाइना ने इंडिया के काफी हिस्से को काफी महीनों तक कब्जा करके रखा और ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाइना इन एरियाज में जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वहां पे सिविलियन सेटलमेंट्स भी बना रहा है। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ब्रिंगिंग इन पीपल फ्रॉम चाइना और नए विलेजेस एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं उस रीजन में जो डिस्प्यूटेड रीजन है। अपने क्लेम को एजर्ट करने के लिए, अपने क्लेम को और ताकतवर बनाने के लिए चाइना ये सब कर रहा है। और चाइना ने कहा कि दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ विलेज अक्रॉस LAC in Arunachal Pradesh was beyond reproach because it had never recognized Arunachal। उन्होंने कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं और वो LAC के बियॉन्ड भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बिकॉज दे कंसिडर इट एज जैंगनान विच इज द साउथ तिब्बत रीजन एंड नॉट अरुणाचल प्रदेश। इसी से रिलेटेड हैं कुछ स्टेटमेंट्स चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो उन्होंने दी डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। इंडिया और चाइना रिलेशंस के साथ ही ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज China feeling, what is China doing across the globe। तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में कुछ चीजें कही एंड ही वांट द ग्लोबल लीडर्स दैट वी शुड नॉट बी स्टार्टिंग अ न्यू कोल्ड वॉर। हालांकि चाइना अपने नेबरहुड में काफी अग्रेशन शो करता है विद इंडिया, विद भूटान, विद जापान एंड मेनी अदर कंट्रीज। काफी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी चाइना के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं आइलैंड्स को लेके, स्पैटली आइलैंड्स, पैरासोल आइलैंड्स। बट हियर एट दिस समिट चाइना इज सेइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि उसके अपने एक्शंस इससे नहीं मिलते हैं एंड चाइना इज सेइंग दैट देयर शुड बी ग्लोबल यूनिटी इन द फेस ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। जिस तरीके से चाइना ने कोरोना वायरस के स्प्रेड को हैंडल किया और दुनिया को इन्फॉर्म नहीं किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फॉर्म करने में काफी देरी की, जिसकी वजह से ये माना गया कि इनिशियली दुनिया अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाई। डिफरेंट कंट्रीज दे कुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर फॉर दिस पैंडेमिक बट ऐसा नहीं हो पाया। चाइना का काफी क्रिटिसिज्म हुआ and China is now urging countries to not start a new Cold War
बिकॉज चाइना इज ऑल्सो फीलिंग अ लिटिल बिट आइसोलेटेड। काफी कंट्रीज के साथ इनके डिफरेंसेस पैंडेमिक के दौरान बढ़ गए। दैट इंक्लूड्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और शी जिनपिंग चाइना को दुनिया में एज अ की प्लेयर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इन अ न्यू मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें डिफरेंट पावरफुल कंट्रीज रहेंगी एज अपोज टू अ वर्ल्ड ऑर्डर विच वॉज यूनिलैटरल, जिसमें यूएस सोल सुपर पावर रह गया था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। चाइना ने यूएस को टारगेट करते हुए ये भी एक वार्निंग दी दैट कन्फ्रंटेशन इज ऑलवेज गोइंग टू एंड अप हार्मिंग एवरी नेशंस इंटरेस्ट एंड सेक्रीफाइसिंग पीपल्स वेलफेयर। सो कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाइना खुद ही एग्रेसिव एक्शंस लेता है और कोई भी उसके खिलाफ अगर एजर्ट करे अपनी पावर, जैसे इंडिया ने किया, जैसे अमेरिका ने किया, then they start saying such things that there should be no confrontation, and confrontation is in nobody's interest. Now China is also expected to become one of the most powerful country alongside US in a few decades. कोरोना वायरस इंड्यूस लॉकडाउन के दौरान जब ज़्यादातर इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट हुई, चाइना की इकोनॉमी ने उस टाइम पे भी पॉजिटिव ग्रोथ शो की। हालांकि ये पॉजिटिव ग्रोथ काफ़ी कम थी, लेकिन ये पॉजिटिव थी। चाइना की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं की एंड चाइना इज गोइंग टू इक्वल द साइज ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2030 तक ये एक्सपेक्टेड है कि चाइनीज इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी जितनी ही बड़ी हो जाएगी। एंड दिस क्राइसिस इट हैज एक्सेलरेटेड द कोविड-19 क्राइसिस। It has accelerated the shifting global balance towards Asia. 21st century it is anyway known as Asian century. Next current affair जो काफी डिस्कशन में रहा, that was India and Sri Lanka relation. इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक जो conflict है, out of many differences that we have, that is related to the fishing. तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो फिशिंग करते हुए कई बार श्रीलंका के पानी में चले जाते हैं। They go into the waters of श्रीलंका. And as a result, sometimes the Sri Lankan Navy, the forces of Sri Lanka, वो कभी कभी इनको शूट कर देते हैं, which is a very extreme step to take. और ये दोबारा हुआ जब 4 फिशरमैन तमिलनाडु से जो फिशिंग कर रहे थे इन द पार्क बे एरिया, उनकी डेथ हो गई। नाउ इट इज नॉट क्लियर कि इनकी डेथ कैसे हुई। फिशरमैन का कहना है कि इनकी डेथ श्रीलंकन नेवी की अटैक की वजह से हुई। एंड श्रीलंकन नेवी सेज दैट दे वर ट्राइंग टू अरेस्ट दीज फिशरमैन, और उन्होंने भागने की कोशिश की और इनका जो ट्रॉलर था इट कोलाइडेड विद अ नेवल वेसल एंड उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। एनीवे द कांस्टेंट डेथ ऑफ इंडियन फिशरमैन दैट इज अनफॉर्चुनेट। और इंडिया ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया श्रीलंकन अथॉरिटीज के साथ। इंडिया और श्रीलंका दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू और दोनों कंट्रीज के बीच में जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है ऑन फिशरीज। एंड दिस जॉइंट वर्किंग ग्रुप इन्होंने अपनी डिस्कशन रिज्यूम की थी 1 महीना पहले इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। श्रीलंका का कहना है कि क्योंकि ये इलीगल फिशिंग होती है, तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो श्रीलंकन पानी में आके फिशिंग करते हैं, तो यहाँ के जो श्रीलंकन फिशरमैन हैं हु आर ऑल्सो वॉर अफेक्टेड, दीज आर मोस्टली द तमिल फिशरमैन। और सिविल वॉर की वजह से इस एरिया में काफी टाइम तक ग्रोथ नहीं हो पाई एंड दीज आर वेरी पुअर फिशरमैन। और जब तमिलनाडु के फिशरमैन श्रीलंका के पानी में जाके फिशिंग करते हैं, इट अफेक्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ वॉर अफेक्टेड फिशरमैन। अपनी पिछली डिस्कशंस में इंडिया और श्रीलंका ने यह डिसाइड किया था कि दोनों कंट्रीज के बीच में इस इश्यू को लेके कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए, कोई भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए। और दोनों कंट्रीज ने यह डिसाइड किया था कि एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश की जाएगी बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंकन कोस्ट गार्ड्स सो दैट ऐसे वायलेंट इंसिडेंट्स, ऐसी लॉस ऑफ लाइफ ना हो सके। लेकिन अभी तक ये हॉटलाइन एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है। सो दैट कैन बी वन ऑफ द सोल्यूशन कि हम लॉस ऑफ लाइफ को बचाने के लिए एटलीस्ट ये हॉटलाइन एस्टैब्लिश करें ताकि दोनों कंट्रीज के कोस्ट गार्ड्स के बीच में कम्युनिकेशन बनी रहे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस इशू का वो है इलीगल फिशिंग को रोकना। वी कैनॉट डिनाई कि तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं दे आर डूइंग इलीगल फिशिंग एंड दे आर ऑल्सो वेंचरिंग इनटू द वाटर ऑफ श्रीलंका, प्लस दे आर ऑल्सो डूइंग अनसस्टेनेबल फिशिंग। और ये फिशिंग करने का जो तरीका है दैट इज बाय यूजिंग द बॉटम ट्रॉलिंग। इट इज नॉट सस्टेनेबल, इट इज वेरी हार्मफुल for the ecology of that region as well. So now what is the solution to this unsustainable fishing practices such as use of bottom trawling? तो श्रीलंका का ये ओपिनियन है कि दोनों कंट्रीज को जॉइंट पेट्रोलिंग करनी चाहिए so that इस प्रैक्टिस को रोका जा सके। And ultimately this bottom trawling and all other unsustainable fishing practices these should be phased out. लेकिन जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं they want a lengthy phase out period. वो चाहते हैं कि ये phasing out बहुत लंबे समय के बाद हो। Another problem here is that the politicians of Tamil Nadu, they do not accept this problem. They do not accept
that the fishermen of Tamil Nadu, they are contributing to this problem by crossing the territorial waters. जो इंडिया के waters हैं उनको क्रॉस करके श्रीलंका के territorial waters में fishermen चले जाते हैं. This is a problem that needs acknowledgement because the resources are limited. इस एरिया में जो पानी है वहां के फिशिंग रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड, तो दोनों कंट्रीज के फिशरमैन को इन रिसोर्सेज की जरूरत है एंड देयर शुड बी एन ऑर्डरली शेयरिंग ऑफ एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय फिशरमैन फ्रॉम बोथ साइड्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए और दोनों देश इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं. दिस वॉज समथिंग दैट वॉज इन न्यूज रिलेटेड टू इंडिया श्रीलंका रिलेशंस. आप इंडिया यूएस रिलेशंस और इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में जो कंप्लीट बैकग्राउंड है सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अगर वो जानना चाहो तो इस सीरीज में वी आर कवरिंग वन बाय वन इंडियाज रिलेशंस विद द मेजर कंट्रीज as well as India and neighborhood relations. So you can watch these videos on LaunchPad Education YouTube channel as well. इन वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. इसी के साथ इंपॉर्टेंट है जानना व्हाट इज इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. This is a policy in which India is going to give more attention to its immediate neighborhood. जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, all these countries we are going to try to improve our ties with these countries. When Mr. Narendra Modi he became the Prime Minister of India, तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया था, उन्होंने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके सभी हेड्स को बुलाया था. That was a sign that India is going to give more attention, more importance to its neighborhood. It is very important कि हम अपने neighborhood में अपने अच्छे relations बना के रखें, especially when China is trying to increase its influence in our neighboring countries. Next important issue in the news was related to the India-US relations. जो बाइडन नए प्रेसिडेंट बने और उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही क्या स्टेप्स लिए, इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस कैसे होंगे आने वाले टाइम में अंडर जो बाइडन एज अ प्रेसिडेंट, इसके कुछ हिंट्स हमें मिले. फॉर एग्जांपल द न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, जिन्हें जो बाइडन ने अपॉइंट किया है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी एंड ही सेड दैट द स्ट्रेटेजिक टाइज विद इंडिया विल रिमेन स्ट्रॉन्ग स्पेशली ऑन द इंडो पैसिफिक. इंडो पैसिफिक वो रीजन है जहां पे चाइना काफी अग्रेशन शो कर रहा है और इंडिया और यूएस के लिए काफी चैलेंजेस नए इमर्ज हो रहे हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और अमेरिका मिलकर काम करेंगे. और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विच इज द इक्विवेलेंट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, ही आल्सो इंडिकेटेड दैट देयर इज गोइंग टू बी ए कॉन्टिन्यूटी. जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो पैसिफिक को लेके फैसले किए थे उनको कॉन्टिन्यूड रखा जाएगा इन डीलिंग विद चाइनाज एग्रेसिव एक्शंस. ये इंडिया अमेरिका रिलेशंस के लिए एक पॉजिटिव चीज थी. इंडिया अमेरिका रिलेशन में एक कन्फ्रंटेशन का कारण बन सकता है, वो है परचेज ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम्स. ये रशिया द्वारा डेवलप किया गया मिसाइल सिस्टम है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ और अमेरिका नहीं चाहता कि कंट्रीज रशियन सिस्टम्स को खरीदें बिकॉज अमेरिका और रशिया के रिलेशंस अभी अच्छे नहीं चल रहे. जब टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया था तो अमेरिका ने अपने काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज द काटसा एक्ट, उसके तहत टर्की के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए थे एंड अमेरिका हैज अनाउंस्ड दैट एनीबडी बाइंग वेपन्स फ्रॉम रशिया, उनके ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा. इंडिया ने भी S-400 मिसाइल सिस्टम्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं एंड इंडिया इज गोइंग टू रिसीव दिस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. और हो सकता है अमेरिका इंडिया के खिलाफ भी कोई एक्शन ले. अभी तक इसके ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकल पाया है. सो दिस कैन बी an area of conflict between India and America in the coming times. जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए. उन्होंने फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस कुछ ऐसे ऑर्डर्स, मेमोज, डायरेक्टिव्स पे साइन किया जिससे डोनाल्ड ट्रंप के काफी सारे स्टेप्स को डिसमेंटल किया गया, उन्हें रिवर्स किया गया. फॉर एग्जाम्पल जो बाइडन he has brought America back into the Paris Climate Accord. This is a very important agreement for the world for global warming. 2015 में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन किया था सभी कंट्रीज ने, जिसमें इन सभी कंट्रीज ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस बताए थे कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और दुनिया के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने से रोकने के लिए वो सभी कंट्रीज वॉलंटरली क्या एक्शंस लेंगी. लेकिन 2015 में साइन हुए इस एग्रीमेंट से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को वापस निकाल लिया और जो बाइडन ने प्रेसिडेंट बनते ही इस फैसले को रिवर्स किया है. America is going to be a part of Paris Climate Accord. Also, Donald Trump, he withdrew
अमेरिका फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी वापस लेके आए हैं जो बाइडेन। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट मेजर न्यूज फ्रॉम दिस मंथ दैट यूएस इज बैक इन द पेरिस क्लाइमेट डील। अब ये खुशी की बात है इंडिया के लिए भी और सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, सभी स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए जिनके ऊपर सी लेवल राइज के कारण डूबने का सबसे ज्यादा खतरा है एंड द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग इन द हिमालयाज। अभी रिसेंटली हमने देखा चामोली उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने की वजह से कैसे फ्लैश फ्लड्स आ गए और 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तक बह गए और काफी लोगों की उसमें जान गई। सो दीज आर द signs that the challenges we are going to face due to global warming, due to climate change, they are going to be devastating. और बहुत जरूरी है कि दुनिया के सभी देश मिलके एफर्ट्स करें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसे मिटिगेट करने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि अमेरिका पेरिस क्लाइमेट डील में वापस आया है, लेकिन द कॉज ऑफ वरी, द कॉज ऑफ कंसर्न कैन बी अगर अमेरिका उसी तरीके के स्टेप्स ले जैसा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन लेती थी। नाउ इसका बैकग्राउंड ये है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिबेट है। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रही हैं। दीज आर द यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, द डेवलप्ड कंट्रीज। इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अपने देशों की तरक्की के लिए बहुत सारा फॉसिल फ्यूल बर्न किया, जो एक बड़ा कारण बन गया ग्लोबल वार्मिंग का। तो अब ये बहुत जाहिर सी बात है कि जिसने ज्यादा पोल्यूशन किया है, दे शुड टेक अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। बट ये डेवलप्ड कंट्रीज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इसको एक्नॉलेज नहीं करती हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिनको अपने देशों में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए और इसके लिए उन्हें फॉसिल फ्यूल्स कुछ हद तक तो बर्न करने पड़ेंगे क्योंकि रेन्यूएबल एनर्जीज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और सस्ती सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ऐसी क्लीन एनर्जीज डेवलप कर पाएं। सो होना यह चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने धरती को सबसे ज्यादा पोल्यूट किया है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी शेयर करें। बट इन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ करता था दैट यूएस यूज टू बुली द पुअर नेशंस टू इम्पोज हार्श रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर कार्बन एमिशंस विदाउट एनी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। सो अमेरिका पुअर कंट्रीज को कहता था कि आप अपने देशों के अंदर थर्मल प्लांट ना लगाओ जिसमें कोयला जलाया जाएगा बिजली बनाने के लिए, या फिर बहुत सारे डीजल व्हीकल्स ना चलने दो, एंड यू शुड टेक स्टेप्स टू कर्ब द कार्बन एमिशंस। बट अमेरिका वाज नॉट रेडी टू शेयर फाइनेंसेस एंड टेक्नोलॉजी विद दीज पुअर कंट्रीज। एंड जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनती थी जो एक नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बनी थी, तो उसे कॉमन ग्लोबल गुड नहीं माना जाता था, उसे ग्लोबल कॉमन का दर्जा नहीं दिया जाता था, उसे भी पेटेंट करवा के उसमें से भी पैसा कमाने की कोशिश की जाती थी। सो अमेरिकन गवर्नमेंट ड्यूरिंग बराक ओबामा एज प्रेसिडेंट, दे वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ऐसा क्यों था? इसमें अंडरलाइंग कारण क्या है? कारण यह है कि अमेरिका और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि इस क्लाइमेट क्राइसिस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं देशों का है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अमेरिका इज बैक इन द पेरिस क्लाइमेट डील, क्योंकि अमेरिका इज द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अमेरिका दुनिया के 15% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करता है, जो चाइना के बाद दूसरा लार्जेस्ट नंबर है। बट इफ यू कंपेयर अमेरिका विद द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। सो द पर कैपिटा, per person greenhouse gas emission of China is nothing as compared to America. So यहां पे अमेरिका के जो लोग हैं पर पर्सन अमेरिकन, वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द लाइफस्टाइल। नाउ इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। बट अगेन चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और चाइना और इंडिया को अपनी कंट्रीज में ग्रोथ करने के लिए, अपने लोगों को पॉवर्टी से ऊपर लेके आने के लिए अभी और ज्यादा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करनी पड़ेंगी, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रांसफर टू क्लीनर एनर्जीज, क्लीनर टेक्नोलॉजीज, क्लीनर व्हीकल्स इमीडिएटली। सो इट टेक्स सम टाइम। सो वी विल सी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इन सभी इश्यूज को टैकल करती है। जो बाइडेन ने जॉन कैरी, जो एक काफी प्रोमिनेंट अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उनको अपना स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट अपॉइंट किया है, एंड ही इज गोइंग टू लीड ऑल दीज एफर्ट्स। ही इज गोइंग टू वर्क फॉर क्लीन डेवलपमेंट, एंड बाय डूइंग दिस
Joe Biden he has placed climate change front and center among his priorities. That means उन्होंने climate change के इशू को काफी इंपॉर्टेंस दी है. डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल ही इस इशू को नकार दिया था एंड इन सम ऑफ हिज ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह देते थे दैट देयर इज नथिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, इट इज अ मिथ. Joe Biden, he has promised an enforcement mechanism to achieve net zero emissions no later than 2050. 2050 तक अमेरिका कोशिश करेगा कि बिल्कुल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना हो. दे आर ट्राइंग टू अचीव नेट जीरो एमिशंस. दैट मीन्स जितनी एमिशन होगी उतनी ही कैप्चर कर ली जाएगी या उसको सिंक बना के पेड़ लगा के उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा. नाउ दिस प्लान दैट इज trying to achieve net zero emissions, this revolves around 10 million well paying clean energy jobs. तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता था कि अगर हम कोल इंडस्ट्री को बंद कर देंगे या फिर ऐसी सभी इंडस्ट्रीज को बंद कर देंगे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती हैं, उससे काफी लोगों की नौकरियां जाएंगी. But the reality is that this fight against climate change, it is going to produce many more jobs in the solar energy sector, in the wind energy sector, in the bioenergy sector. So this new plan is going to revolve around 10 million well-paying clean energy jobs. There is going to be close linkage between the university research and the private sector. And US administration is going to support carbon capture, utilization and storage. जो carbon emit होती है उसको capture किया जा सकता है and this is known as carbon sequestration. So इन technologies पे भी focus किया जाएगा and there is going to be renaissance in the green transport. Green transport यानी CNG से चलने वाले व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन सब में एक रेनेसां लेके आया जाएगा, एक रेवोल्यूशन लेके आया जाएगा. एंड बाय ज्वाइनिंग बैक दिस पेरिस क्लाइमेट डील, अमेरिका हैज आल्सो सिग्नल्ड दैट दे आर गोइंग टू सपोर्ट मल्टीलैटरलिज्म अगेन. मल्टीलैटरलिज्म जिसमें डिफरेंट कंट्रीज दे कम टुगेदर, दे टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड दे वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन चैलेंजेस. डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को वापस ले लिया. अमेरिका ने और भी बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया था व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट. सो डोनाल्ड ट्रंप ही वाज अगेंस्ट मल्टीलैटरलिज्म, ही वाज प्रो यूनिलैटरलिज्म. दैट मींस वो सिर्फ अमेरिका पे ही फोकस करते थे. दे वर ट्राइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, व्हिच वाज नॉट गुड फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि जब चैलेंजेस होते हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसे, तो सिर्फ एक या दो कंट्रीज या फिर कुछ कंट्रीज कुछ नहीं कर सकती अगर बाकी मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग नेशंस एफर्ट्स ना करें. तो इस साल के आने वाले क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जो ग्लासगो में होगा, दैट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सभी कंट्रीज के साथ मिलकर काम करेगी, which is very important for this fight against climate change. So the next discussion that we are going to have is related to the COVID-19 vaccination. क्योंकि फेब मंथ में कुछ selected groups की like the frontline health workers vaccination start कर दी गई, तो इससे जुड़े बहुत सारे issues current affairs में थे, न्यूज़ में थे और इसमें कुछ ethical चीज़ें थी, कुछ hesitancy थी कि लोग vaccination नहीं करवा रहे. So the first thing that was in news was ethical issues इन द वैक्सीनेशन ट्रायल्स. कोविड-19 वैक्सीन्स बनाने के लिए जो ट्रायल्स किए गए इंडिया में स्पेसिफिकली, उनमें कुछ एथिकल इश्यूज उभर के सामने आए. फॉर एग्जांपल द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ भारत बायोटेक्स कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन. तो ये वैक्सीन का नाम है और ये इसे बनाने वाली कंपनी है और जिस तरीके से इन्होंने वैक्सीनेशन ट्रायल्स किए उसके ऊपर बहुत सवाल उठे. फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, दे सफर फ्रॉम सीरियस वायलेशंस, सीरियस एथिकल वायलेशंस, वायलेशंस ऑफ द नॉर्म्स व्हिच आर कंसिडर्ड हेल्दी फॉर द ट्रायल्स. और जो पहली चीज क्वेश्चन की गई दैट वाज द लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट. जिन लोगों के ऊपर वैक्सीनेशन ट्रायल्स हो रहे थे उनको इन्फॉर्म्ड किया जाना चाहिए और इन्फॉर्म करने के बाद, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के बाद उसके क्या नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उन लोगों के क्या अधिकार हैं, उनके क्या राइट्स हैं, ये सब बताने के बाद उनका कंसेंट लिया जाना चाहिए. ओनली देन ट्रायल शुड बी कंडक्टेड ऑन दोज पीपल. बट दिस वाज नॉट डन. लोगों को नहीं इन्फॉर्म किया गया और जब इन लोगों पर जिनके ऊपर ट्रायल्स किए गए थे इनसे मीडिया ने भी बात की, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स. एंड सम ऑफ द पीपल ऑन whom दिस ट्रायल वाज डन, उनको ये भी नहीं पता था कि उनको एक वैक्सीन कैंडिडेट दिया जा रहा है या फिर उनको एक प्लेसिबो दिया जा रहा है. प्लेसिबो, इट इज अ सब्सटेंस which has no therapeutic value. That is the definition.
दैट मीन्स उसका कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन ट्रायल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए प्लेसिबो और वैक्सीन कैंडिडेट दोनों दिए जाते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। एंड द शॉकिंग थिंग वाज दैट सम ऑफ दीज पीपल वर इवन मिसलेड। उनको बेवकूफ बनाया गया और उनको नहीं पता था कि वो ट्रायल करवा रहे हैं। उनको ये बताया गया कि उनको कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो मुफ्त में दी जा रही है। एंड दीज पीपल वर नॉट इवन गिवन द टाइम or option to discuss with the family before giving their consent. And in some instances, the consent, the acceptance of the person was taken after he was given vaccination. तो जो informed consent वैक्सीन ट्रायल करने से पहले लिया जाना चाहिए था वो बाद में लिया जा रहा था. So these are some of the serious violations. और ना ही इन लोगों को कोई भी ऐसा प्रूफ दिया गया जिससे ये पता लगे कि इन्होंने वैक्सीन ट्रायल्स में हिस्सा लिया है. इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो दवाइयां बनाने के लिए ट्रायल्स करती है उसमें ऐसी ग्रॉस वायलेशंस अक्सर होती रहती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने ऑर्डर में कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे एंड जो इंडियन रेगुलेटर हैं उन्होंने 2019 में कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ रूल्स बनाए which were like a compulsory audio video recording of the informed consent process of each vulnerable individual participant before conducting clinical trials. तो ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तो बनाना दूर, यहां पे लोगों को मिसलीड किया जा रहा है एंड दे आर बीइंग टोल्ड कि उनको वैक्सीनेशन दी जा रही है. हालांकि इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नॉट श्योर कि वैक्सीनेशन कितना काम करेगी, कितना नहीं काम करेगी. देयर इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ मैंडेटरी रिटन कंसेंट विच इज ऑल्सो नॉट बीइंग फॉलोड. इसके अलावा लोगों को पैसे देके क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जा रहा है विच इज वेरी अनएथिकल बिकॉज क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करना इट इज अ रिस्की थिंग. एंड अगर पैसे दिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत वल्नरेबल, बहुत गरीब कम्युनिटीज के लोग आउट ऑफ कंपल्शन दे विल हैव टू कम जस्ट फॉर द मनी. So luring people to participate in clinical trials by offering money is unethical because it is anti-poor. People were also not told कि अगर उनकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो उनका इलाज फ्री में किया जाएगा बिकॉज दे आर सर्विंग द सोसाइटी. वो वॉलंटियर करके क्लिनिकल ट्रायल्स में वैक्सीनेशन बनाने में मदद कर रहे हैं एंड इफ समथिंग हैपन्स टू देम they will not have to pay for that, they will be taken care of. This was also not told to these people. So these were some of the ethical issues in vaccine trials. Even the medicine trials, unme bhi ye sabhi ethical questions they keep cropping up. Then the next thing that was discussed by the newspapers was vaccine dilemma. तो क्या चीज है, किस चीज को लेके ये कंफ्यूजन है, ये डिलेमा है. अमेरिका में देयर वर टू वैक्सीन्स. एक फाइजर की वैक्सीन थी कोविड-19 के लिए और दूसरी थी मॉडर्ना की वैक्सीन एंड पीपल वर गिवन वन ऑफ द टू. और उनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो चूज करें कि कौन सी वैक्सीन वो लगवाना चाहते हैं. ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम में देयर वर थ्री वैक्सीन्स. एक फाइजर की वैक्सीन थी, एक मॉडर्ना की वैक्सीन थी एंड द थर्ड वन वाज एस्ट्राजेनेका's वैक्सीन. एंड सिमिलरली पीपल वर नॉट हैविंग अ चॉइस टू चूज एनी वन. लेकिन इंडिया के अंदर जो वैक्सीन्स अवेलेबल थी वहां पे भी कोई चॉइस नहीं था. बट द प्रॉब्लम हेयर वाज दैट कुछ वैक्सीन्स की एफिकेसी अभी अननोन थी. उनका थर्ड फेज का ट्रायल डाटा पब्लिक नहीं किया गया था एंड दिस लेड टू अ डिलेमा कि क्या ऐसी वैक्सीन को लोगों को बिना बताए दे दिया जाना चाहिए. सो वी विल सी क्या कंफ्यूजन्स थी, क्या सवाल थे इसको लेके. जो यूएस और यूके में वैक्सीन्स को अप्रूव किया गया, these vaccines they were based on interim safety and efficacy data from the large phase 3 trials. तो डिफरेंट फेजेस में वैक्सीनेशन के ट्रायल होते हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू सी कौन सी वैक्सीनेशन काम करेगी. और थर्ड फेज में जो ट्रायल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर ये वैक्सीनेशन उनको देख के ये देखा जाता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन दीज पीपल. लेकिन इंडिया में ये वैक्सीन डिलेमा इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि इंडिया में एक वैक्सीन थी पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ने जो बनाई थी कोविशील्ड एंड द सेकेंड वन वाज भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन. तो जो कोविशील्ड थी दिस वाज बेस्ड ऑन द सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी डाटा अवेलेबल विद अस एंड दिस वाज कंडक्टेड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आउटसाइड इंडिया एंड अ स्मॉल नंबर विद इन इंडिया. बट द भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन, इसके बारे में हमारे पास फेज 3 ट्रायल का डाटा नहीं था. इसके डाटा को पब्लिक नहीं किया गया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को इस कॉशन के साथ अप्रूव किया गया दैट दिस शुड बी यूज्ड एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन. और पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ने जो बनाई थी कोविशील्ड उसमें ऐसा कोई भी वार्निंग नहीं था. देयर वर नो सच कंडीशंस, देयर वर नो राइडर्स
on that vaccine. Now these two questions, this is the dilemma. Is it ethical to offer one healthcare worker co-vaccine whose efficiency is unknown and another healthcare worker Covishield whose efficacy is known? तो दो वैक्सीन्स हैं। हमने यूके और यूएस में बात की कि कैसे डिफरेंट वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों को नहीं बताया जा रहा उन्हें कौन सी दी जाएगी। बट वहां पे सभी वैक्सीन कैंडिडेट्स का एफिकेसी डाटा अवेलेबल है। इंडिया में कोवैक्सीन का एफिकेसी डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एथिकल रहेगा या नहीं रहेगा कि एक हेल्थ केयर वर्कर को कोवैक्सीन दे दी जाए और दूसरे को कोविशील्ड दे दी जाए। एंड इमेजिन व्हेन द डाटा इज पब्लिक, जब हमारे पास डाटा आ जाएगा तो कोवैक्सीन की जो एफिकेसी है इट इज फाउंड टू बी लेस देन 50%, देन व्हाट? तो जिनको कोवैक्सीन दे दी गई थी उनको क्या दोबारा से वैक्सीन दी जाएगी? तो ये कुछ कंफ्यूजन्स थी साइंटिफिक कम्युनिटी में, डॉक्टर्स में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों वैक्सीन से लोगों को वैक्सीनेशन देना स्टार्ट किया। और इससे एक और प्रॉब्लम सामने आई विच वाज वैक्सीन हेजिटेंसी, क्योंकि ये सभी चीजें सरकार से बार बार पूछी जा रही थी और सरकार ने लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी। डिस्पाइट बीइंग आस्क्ड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाय द मीडिया दैट व्हाई इज द फेज 3 डाटा नॉट बीइंग रिलीज्ड फॉर कोवैक्सीन, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे आंसर्स नहीं दिए। देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, इवन कंपनीज एक दूसरे के साथ पब्लिकली दे स्टार्टेड फाइटिंग एज वेल. As a result, people were not able to trust these vaccines. And because the government, it did not take the people of the country along, तो लोगों ने वैक्सीन को एक्सेप्ट करना सही नहीं समझा एंड दैट बिकेम अनदर प्रॉब्लम फॉर अस. पीपल वर नॉट गेटिंग वैक्सीनेटेड. इंडिया का जो वैक्सीनेशन रेट है it is very low. It is less than 1% at the end of February. So with the sequence of events that followed the clearance of emergency use authorization in Covaxin, a high-handed announcement by the government with little attempt to put out compelling evidence in the public domain or answer multiple queries in press conferences, vaccine hesitancy merely dug its heel deeper. The next important topic is related to global warming. एंड 2020 खत्म हुआ तो हमारे पास ये अनप्लेजेंट डाटा आया दैट द अर्थ्स ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर इन 2020 टाइड विद 2016 फॉर द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. सो 2020 ये दुनिया का अब तक का जो मेजर किया गया सबसे गर्म साल है. 2016 उतना ही गर्म था. सो दैट मीन्स 2016 एंड 2020 ये दुनिया के अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे गर्म 2 साल थे. एंड 9 आउट ऑफ द वर्ल्ड्स 10 वार्मेस्ट ईयर्स दे वर बिटवीन 2010 टू 2020. सो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्लियरली नजर आ रहे हैं 2010 से 2020 के डेकेड में. और दुनिया के जो 10 सबसे गर्म साल थे उनमें से 9 इसी डेकेड में थे. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग वी कैन सी मोर साइक्लोन्स, मोर हरिकेन्स, देयर आर ग्लेशियर्स मेल्टिंग. रिसेंटली उत्तराखंड में चामोली में ग्लेशियर फटने की वजह से फ्लड्स आ गए, फ्लैश फ्लड्स आ गए एंड जिसमें 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स भी बह गए. तो ऐसे इम्पैक्ट्स और भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हर साल नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के. एंड साइंटिस्ट फ्रॉम नासा दे आर प्रेडिक्टिंग दैट ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू बी सीन और हर साल नए रिकॉर्ड्स बन सकते हैं. इवन 2020 में जो नॉर्दर्न पोलर रीजन्स हैं या फिर यूरोप और रशिया के नॉर्दर्न हिस्से हैं जो काफ़ी ठंडे हैं, इन इलाकों में भी हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया. 2020 का टेम्परेचर 1951 से 80 के जो क्लाइमेट मेजरमेंट्स हैं उसके एवरेज से 1 डिग्री ज़्यादा था और ऐसा सिर्फ 2016 में पहले रिकॉर्ड किया गया था. 2016 और 2020 के अलावा किसी भी साल में ये टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं हुआ था. सो दिस वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी था. इसके अलावा द वेरी फेमस एनवायरनमेंट बुक ऑन शंकर IAS वो बहुत अच्छे तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कवर करते हैं, उसके सभी कॉजेज, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं एंड देर आर सम रीसेंट फैक्ट्स एज वेल ऑन ग्लोबल वार्मिंग. उन फैक्ट्स के साथ आप ऐसे जो रिपोर्ट्स आते हैं उनको ऐड कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेगुलेशन ऑफ द बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज, रेगुलेटिंग द बिग टेक कंपनीज. ये बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, ये एक नया ट्रेंड है और गवर्नमेंट्स अभी तक इनको अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रही हैं. एंड एज दे आर बिकमिंग वेरी पावरफुल फॉर द पॉलिटिक्स, फॉर द सोसाइटी, अब दुनिया भर में कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि नए लॉज बना के इन कंपनीज को रेगुलेट किया जाए. और इसमें बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल डाटा ऑफ द यूजर्स,
लोगों का डाटा ये कंपनीज इकट्ठा करके उसका यूज या फिर मिस यूज कर सकती हैं, और ये बहुत प्राइवेट डाटा भी हो सकता है जो लोग शेयर ना करना चाहें। देन फेक न्यूज इज अनदर प्रॉब्लम जो इन बड़े प्लेटफॉर्म्स की वजह से सोसाइटीज इनकाउंटर कर रही हैं। फेक न्यूज की वजह से इलेक्शंस के रिजल्ट बदल जाते हैं। देयर कैन बी राइट्स इन सोसाइटीज, सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अगर इन बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को रेगुलेट ना किया जाए। अभी जो इशू जनवरी के महीने में करंट में था, दैट वाज रिलेटेड टू फाइट वी कैन से बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड दीज बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया which was trying to make internet platforms like Google and Facebook pay the news media organizations for displaying the content of these organizations. तो Google और Facebook पे आपने देखा होगा there is a section known as news feed. वहाँ पे different websites जो news websites होती हैं उनके links आपको नजर आते हैं, बट दीज वेबसाइट्स आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दीज लिंक्स। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाने का प्लान किया एंड इसका ड्राफ्ट रिलीज किया कि अगर गूगल और फेसबुक इन कंपनी के लिंक्स को यूज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो इन कंपनीज को वो पैसा देंगे। इस ड्राफ्ट के इंट्रोड्यूस करने पर फेसबुक और गूगल दोनों ने गवर्नमेंट को थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया। फेसबुक ने कहा कि हम अपने वेबसाइट से, अपने प्लेटफॉर्म से ऑस्ट्रेलिया के सभी वेबसाइट्स की लिंक्स को रिमूव कर देंगे, और उसने ऐसा कुछ देर के लिए कर भी दिया। देन गूगल सेड दैट हम अपना सर्च इंजन ही बंद कर देंगे अगर इस कानून को बनाया जाएगा तो। सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इस कानून को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की कंपटीशन रेगुलेटर ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन ने एक इंक्वायरी की जिसकी रिपोर्ट उन्होंने दी एंड दे सेड दैट देयर वाज अ फंडामेंटल इम्बैलेंस ऑफ पावर between news media organizations and the internet platforms like Facebook and Google. और Google और Facebook बहुत powerful हैं as compared to news websites, the news media organizations, and these platforms have a huge bargaining power. और बहुत कम ऐसी news websites हैं जिनका billion plus user base है जैसा Google और Facebook का है. So these small media houses, they cannot match the scale of these top technology platforms. And then this commission also highlighted that these platforms, they are working as news media, news mediums, they are used to spread news, लेकिन इनके ऊपर कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है जैसा मीडिया हाउसेस के ऊपर है। And in the last 2 decades, these traditional news media houses, they are facing a sharp decline. Most of them are not in a very good profitable situation. और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वाई एक ड्राफ्ट लॉ बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो कंपटीशन रेगुलेटर है उसको कहा गया था। तो उन्होंने इस बिल को बनाया एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 2019 एंड द बिग मीडिया हाउसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया दे वर आल्सो डिमांडिंग सच अ लॉ। तो उनकी भी डिमांड थी कि इस इम्बैलेंस को खत्म किया जाए। सो हाउ विल दिस बिल सीक टू करेक्ट दिस इम्बैलेंस? तो जैसा कि हमने नोटिस किया कि जो न्यूज़ मीडिया कंपनीज होंगी जिनकी न्यूज़ को फेसबुक और गूगल यूज करेगी, उनको कितनी पेमेंट देनी है ये दोनों पार्टीज बैठ के डिसाइड करेंगे। एंड इफ दीज टू पार्टीज, दैट इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड गूगल एंड न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, दे कैन नॉट अराइव एट अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, तो एक आर्बिट्रेशन करने के लिए पैनल बनाया जाएगा जो दोनों के ऑफर्स को देखते हुए कितने पैसे, कितनी रेमनरेशन न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को मिलनी चाहिए ये डिसाइड करेगा। ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ इन दिस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सेड कि इस कानून के तहत आपको 14 दिन पहले बताना पड़ेगा न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को, न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कि फेसबुक या गूगल अपना एल्गोरिदम चेंज कर रहे हैं। व्हाट इज एल्गोरिदम? दिस इज द मैकेनिज्म जिस हिसाब से यूट्यूब के ऊपर कौन सी वीडियो ज़्यादा दिखाई जाएगी। इफ़ यू सर्च समथिंग, why do you find only a few channels? This is based on YouTube's algorithm. Similarly, Google पे आप सर्च करते हो, आपको कुछ चीज़ें फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। All this is algorithm. अब अगर Google, Facebook, YouTube ये अपना एल्गोरिदम चेंज कर दें तो बहुत बिजनेसेस, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स को इम्पैक्ट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप 14 डे नोटिस दोगे अपना एल्गोरिदम चेंज करने से पहले। This is very important because changes in the algorithms, they have a very significant impact on the referral traffic. कितना ट्रैफिक वेबसाइट पे आएगा, यूट्यूब चैनल पे आएगा, न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे आएगा, ये सारा डिपेंड करता है गूगल और फेसबुक के एल्गोरिदम पे। सो इट कैन अफेक्ट देयर बिजनेस।
सो यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ दीज बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज। ये छोटे बिजनेसेस जो अपने आप को गूगल के ऊपर रजिस्टर करवाते हैं, या फिर बहुत बड़ी इवन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, दे ऑल बिकम डिपेंडेंट स्लोली ऑन दीज बिग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, और अभी तक लॉज नहीं है जो इनको रेगुलेट करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रेयर इंटरवेंशंस बाय अ गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली सरकारें इंटरवीन करना स्टार्ट कर रही हैं इन दिस पब्लिशर प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप, and this is very important. Now these platforms, they have become very important because यहाँ पे हजारों करोड़ों users हैं, and it becomes easy for people to discover the content of many other websites, many other YouTube channels. So that is why the publishers, they need these platforms. And publications, because वो आजकल dependent हो चुकी हैं, उन्हें ये बहुत चिंता रहती है that Google और Facebook पे उनके views ज़्यादा हों, and also they have to keep a tab on the changes in algorithm कैसे चेंज हो जाता है उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, because you never know कब इन कंपनीज ने algorithm चेंज कर दिया और आपका अच्छा खासा चलता हुआ प्लेटफॉर्म एकदम स्लो हो गया। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की बात करें तो वो देखता है वीडियो को कितने लाइक्स मिल रहे हैं, चैनल को कितने सब्सक्राइब्स मिल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे थिंक दैट द कंटेंट मस्ट बी गुड and they start suggesting those videos, those channels to more people. Google ने अपना point of view clear किया एक blog में. They said that right now no website or search engine in Australia pays to connect people to other sites. ये भी बात सही है. Google is saying that अभी तक अगर कोई और वेबसाइट अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा लिंक डालती है जिससे यूजर्स किसी और दूसरी सेकंड या थर्ड पार्टी वेबसाइट पे चले जाते हैं, उन वेबसाइट्स को पैसा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता. सो व्हाई अस? एंड दिस कोड इट अंडरमाइंस वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स ऑफ द ओपन इंटरनेट. एंड देन गूगल ने डिक्लाइन किया कि हमारी वजह से, हम प्लेटफॉर्म्स की वजह से न्यूज़पेपर्स का रेवेन्यू कम हो रहा है, एंड गूगल कैन शट डाउन इट्स सर्च इंजन. गूगल का सर्च इंजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, बिकॉज देर आर अदर सर्च इंजन एज वेल बट वी रेयरली नो अबाउट देम. तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा पहले स्पेन में किया था, जब एक सिमिलर लॉ 2014 में पास करने की कोशिश स्पेन सरकार ने की थी. देन चाइना में 2010 में गूगल ने अपना सर्च इंजन शट डाउन कर लिया था, और फ्रांस में फ्रेंच गवर्नमेंट ने कानून बना के ऐसी ही डील्स पब्लिशर्स के साथ करने के लिए प्लेटफॉर्म्स को मजबूर किया था. सो फ्रांस इट अलाउड द पब्लिशर्स टू डिमांड अ फी फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स शोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ देयर न्यूज. तो पब्लिशर्स पैसे डिमांड कर सकते थे एज पर दिस लॉ, एज पर द EU कॉपीराइट रूल्स विच फ्रांस गेव फोर्स टू. अब ये क्लियर नहीं है कि किस बेसिस पे रेम्यूनरेशन कैलकुलेट की जाएगी, ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा. लेकिन गूगल दे हैव प्रपोज्ड एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, दैट इज गूगल न्यूज शोकेस. यहाँ पे लाइसेंसिंग अरेंजमेंट की जाएगी बिटवीन गूगल एंड द न्यूज पब्लिशर्स. अब इसका मैकेनिज्म कैसा होगा ये आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा. Moving on to our next current affair, WhatsApp से related privacy concerns. This I am assuming most of you know. काफ़ी लोगों ने सिग्नल ऐप डाउनलोड की और WhatsApp डिलीट करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में. उसका क्या कारण था? That is what this news is all about. So suddenly काफ़ी इंडियन WhatsApp यूजर्स को एक अपडेट मिला जिसमें WhatsApp ने इन्फॉर्म किया that they are going to update their privacy policy, और एक पर्टिकुलर डेट तक इंडियन WhatsApp यूजर्स को इस privacy पॉलिसी को एक्सेप्ट करना था. बट आफ्टर दिस नोटिफिकेशन दैट privacy पॉलिसी को अपडेट किया जाएगा, देयर वाज अ बैकलैश अगेंस्ट WhatsApp. लोगों ने इसे अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया और ऑल्टरनेटिव मैसेंजर एप्स लाइक सिग्नल, लाइक टेलीग्राम, इनको डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया. व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज दैट दिस फेसबुक ओन्ड ऐप, फेसबुक ने WhatsApp को खरीद लिया था, और WhatsApp ने अब कहा कि जो भी यूजर्स का डाटा होगा दैट विल बी शेयर्ड विद फेसबुक, और यूजर्स के पास ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो इस शेयरिंग ऑफ डाटा से ऑप्ट आउट कर सकें. एंड दीज वर द रीजंस. इन कारणों से WhatsApp से इतने बड़े लेवल पर एक्सोडस हुआ, यानी लोगों ने फेसबुक ओन्ड ऐप WhatsApp को छोड़ना स्टार्ट कर दिया. इतना बड़ा एक्सोडस कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के टाइम पे भी नहीं हुआ था. We will see in the upcoming slides what was this Cambridge Analytica scandal. इसमें भी Facebook ही इन्वॉल्व था और इसमें भी यूजर्स का जो डाटा था उसका मिसयूज हुआ था. We will see that. Now WhatsApp पे काफी बिजनेस इंटरेक्शंस भी होती हैं और इस डाटा को यूज करके Facebook पे
और फेसबुक कंपनी के बाकी प्लेटफॉर्म्स पे एड्स को पर्सनलाइज किया जा सकता है। दैट मीन्स आपके इंटरेक्शन के बेसिस पे आपको वही एड दिखाई जाएगी जिसके बारे में आप शायद बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट दैट आई एम प्लानिंग टू बाय नाइकी शूज, तो शायद आपको एड्स में फेसबुक के ऊपर शूज दिखने लग जाएं। आपने ऐसा देखा होगा अगर आपकी फोन की या डिवाइस की प्राइवेसी सेटिंग्स बहुत अच्छी नहीं है। इट हैपन्स इवन नाउ। और इस बैकलैश के बाद व्हाट्सएप ने इस प्राइवेसी अपडेट को मई 15 को पोस्टपोन कर दिया। दैट दिस चेंज विल अल्टीमेटली बी इनएविटेबल। कभी ना कभी तो ये चेंज किया जाएगा, क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन देके खरीदा है और ये पैसा रिकवर करने के कुछ तरीके थे। वन ऑफ देम वाज दैट फेसबुक यूज करने के लिए चार्ज करना स्टार्ट किया जाए यूजर्स को, बट ऐसा अब प्लान ड्रॉप कर दिया गया है। सो व्हाट कैन दे डू? फेसबुक और गूगल ये एड रेवेन्यू से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, सिमिलरली इंस्टाग्राम एज वेल। तो अपनी एड्स को इंप्रूव करने के लिए इस डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा एंड इन फ्यूचर अगेन दिस प्राइवेसी अपडेट कैन बी डन। नाउ अनदर प्रॉब्लम विद दिस अपडेट वाज दैट यूरोपियन यूजर्स को व्हाट्सएप ने ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं किया जैसा इंडियन यूजर्स के साथ वो कर रहा था, बिकॉज यूरोप में अच्छे लॉज हैं प्राइवेसी को लेकर और यूरोपियन सरकारें ऐसा नहीं करने देती। तो व्हाट्सएप ऐसा नहीं करता कि व्हाट्सएप यूज करने वाले यूरोपियन लोगों का डाटा फेसबुक की एड्स के लिए इस्तेमाल करे। बट फॉर इंडियंस व्हाट्सएप इज द लीडिंग कम्युनिकेशंस ऐप। वी ऑल नो दैट ऑलमोस्ट every Indian they are using WhatsApp, and there are around 459 million users in India. Now what should government do? What should the government of India do to protect Indian users as well? तो इंडिया में प्राइवेसी को लेके लेजिस्लेशन बहुत वीक है, या कहें कि है ही नहीं। इंडिया में राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की पुट्टस्वामी जजमेंट में एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। इसके बाद एक श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी जिसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए रिलेटेड टू डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन्स। बट इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को आधार रखते हुए जो लॉ बनना था वो अभी तक पेंडिंग है। सो इंडियन गवर्नमेंट दे नीड टू डू दिस, दैट इंडिया में भी इंडियन यूजर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून जल्दी बने। इस केस में, इस प्रेजेंट केस में यूनियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को इस प्राइवेसी पॉलिसी को विड्रॉ करने के लिए कहा, और इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि इंडियन यूजर्स को डाटा शेयरिंग से ऑप्ट आउट ना करने की ऑप्शन, इट इज लाइक ट्रीटिंग द इंडियन यूजर्स वेरी डिफरेंटली एज कंपेयर टू द यूजर्स इन यूरोप। सो दैट इज वेरी क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। यूरोप में जो डाटा प्रोटेक्शन की रेगुलेशन है दैट इज नोन एज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और द GDPR, एंड दिस रेगुलेशन इट प्रिवेंट्स such sharing of data between different apps, and users in Europe they are in control of their data much more than anywhere else in the world. So India should also make a law so that Indian users can also have control of their data. And इसी से रिलेटेड था कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, जो इससे रिलेटेड भी था और जनवरी में दोबारा न्यूज में भी था। वाई? बिकॉज CBI ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ केस दर्ज किया था फॉर alleged illegal harvesting of personal data of about 5.62 lakh Indian users. तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक को यूज करते हुए, फेसबुक प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए काफी सारे यूजर्स का डाटा कलेक्ट कर लिया और उसको मिसयूज किया, और 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंक्वायरी लॉन्च की थी। उसके बेसिस पे अब FIR दर्ज की गई है फॉर इलीगल हार्वेस्टिंग ऑफ पर्सनल डाटा। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने एक ऐप बनाई थी, एंड दिस ऐप as per Facebook it was authorized to collect certain specific data of users only for academic and research purposes, but illegally unauthorized data भी collect कर लिया गया और इसको misuse किया गया, and this data about users was collected without the knowledge and consent of the users को पता ही नहीं था कि उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, and that is being misused। अगला इशू रिलेटेड है बिहार गवर्नमेंट के एक सर्कुलर से जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ बताया गया। तो बिहार गवर्नमेंट ने वार्निंग जारी की कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे ऑफेंसिव पोस्ट डालता है टारगेटिंग गवर्नमेंट, इट्स मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इस सर्कुलर का जो बिहार एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया था उसका क्रिटिसिज्म हुआ, एंड इट वाज सेड दैट इट रिप्रेजेंट्स एन अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स आर सपोज टू बी क्रिटिसाइज्ड। लोगों का ये अधिकार है कि वो चुनी हुई सरकारों से क्वेश्चन करें, उनको क्रिटिसाइज करें, अगर सरकारें उनके मुताबिक
काम नहीं कर रही हैं। सो इन दिस केस इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ बिहार पुलिस उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया दैट द डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के हेड हैं डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज, वो ऐसी किसी भी ऑफेंसिव पोस्ट के बारे में उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले सके जो कोई भी ऑफेंसिव पोस्ट डालते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसिव पोस्ट, ये किसी को भी पता नहीं है। एंड इट वाज रिटन दैट दीज ऑफेंसिव पोस्ट दे विल बी एक्टेड अपॉन इफ दे आर अगेंस्ट प्रिस्क्राइब्ड लॉ। तो ये कौन सा लॉ है ये भी क्लियर नहीं किया गया। नाउ इट इज बीइंग प्रिज्यूम्ड दैट दिस लॉ जो मेंशन नहीं किया गया, दे आर टॉकिंग अबाउट द साइबर क्राइम, बिकॉज इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ही साइबर क्राइम के खिलाफ भी एक्शन लेता है। एंड इन दिस केस इट इज बीइंग सेड दैट अगर सोशल मीडिया पे कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ, मिनिस्टर्स के खिलाफ या ऑफिशियल्स के खिलाफ ऑफेंसिव पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एंड इट इज पॉसिबल दैट दे आर रेफरिंग टू द सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A भी ऐसा ही एक प्रोविजन रखता था। इसके अलावा कोई भी सेक्शन IT एक्ट का ऐसा नहीं है जिसमें ऑफेंसिव रिमार्क्स के खिलाफ एक्शन लेने की प्रोविजन थी। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ माना गया था। तो 2015 की एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, बिकॉज इट वाज वेरी वेग। ऑफेंसिव रिमार्क्स क्या होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, और इस सेक्शन का मिसयूज हो सकता था अगेंस्ट पीपल क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, ऑफिशियल्स। तो IT एक्ट का सेक्शन 66A इट डेल्ट विद पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस through communication service. So it was struck down by Supreme Court as it was considered very broadly defined section by Supreme Court. तो जब बिहार सरकार का क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने कहा कि सरकार एक तो काम नहीं करती है एंड उनको क्रिटिसाइज करना भी अलाउड नहीं रहा है, इस प्रोविजन को यूज करके लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी दैट दे वर ओनली रेफरिंग टू रूमर मॉन्गरिंग एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज। अब अगेन इंसल्टिंग लैंग्वेज आप किसको कहोगे ये भी क्लियर नहीं है। एंड ओपिनियन राइटर्स, सम पीपल राइटिंग ओपिनियन, गिविंग देयर ओपिनियन ऑन दिस इशू, दे वर सेइंग दैट देयर इज मच ऑन सोशल मीडिया दैट कैन बी सीन एज क्राइम्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सोशल मीडिया पे जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेट स्पीच, इन्फ्लेमेटरी एंड इंसल्टिंग रिमार्क्स, बट एक्शन किसके खिलाफ लिया जा रहा है यहाँ पे? उन लोगों के खिलाफ जो सरकार की गलत नीतियों को क्वेश्चन करेंगे। और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की जो टॉलरेंस है, उनका टॉलरेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। दे शुड बी रेडी टू टेक क्रिटिसिज्म, दे शुड नॉट बिहेव लाइक अथॉरिटेरियंस, द डिक्टेटर्स। सो दिस इज व्हाट द क्रिटिसिज्म अबाउट दिस लॉ, दिस सर्कुलर वाज। अगला हमारा इशू है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्किंग ग्रुप दैट वाज क्रिएटेड ऑन डिजिटल लेंडिंग। डिजिटल लेंडिंग यानी मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोन्स देना, ये एक नया सेगमेंट उभर के आया है एंड इसके कुछ बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आए हैं। इन सम ऑफ द सदर्न स्टेट्स, फॉर एग्जांपल तेलंगाना, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड्स करने स्टार्ट कर दिए क्योंकि ऐसी डिजिटल लेंडिंग एप्स उनको बहुत तंग कर रही थी। अब जैसे हमने बात की नई बिग टेक कंपनीज, तो उसके लिए भी कोई भी कानून नहीं है। सिमिलरली डिजिटल लेंडिंग आल्सो इट इज अ न्यू थिंग एंड आरबीआई हैज नॉट येट रेगुलेटेड दिस सेक्टर। तो अब आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो या फिर मोबाइल ऐप से हो, इसके सभी एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है सो दैट देयर कैन बी एन एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अप्रोच, देयर कैन बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन, चाहे वो आरबीआई गाइडलाइंस इशू करे या फिर कोई लॉ बनाया जाए। जैसी भी वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग इस सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा। नाउ बिकॉज ऑफ सम न्यूज आर्टिकल्स, क्योंकि कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, इसके खिलाफ काफी एक नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है। बट दिस सेक्टर, द सेक्टर ऑफ digital lending, it has potential to make access to financial products to many people in a fair, efficient and inclusive way. So government different initiatives लेती है so that financial inclusion बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग financial sector का इस्तेमाल कर सकें, loans ले सकें अपने businesses को बढ़ाने के लिए। So this digital sector, it can revolutionize this thing. So RBI said that the use of digital methods in financial sector, it is a welcome development, but there can be some downside risks as well. तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो कॉमन मैन है उसके साथ कुछ ऐसे फ्रॉड्स ना हो जाएं, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ना हो जाएं, उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट दिस सेक्टर। सो देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच सो दैट ये सेक्टर ग्रो भी करे एंड ऑल्सो देयर शुड बी
protection of data, the personal data, their privacy, confidentiality and consumer protection for the people who are opting for digital lending. Next is a very important economic current affair and ये जुड़ा हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दीज आर ऑल्सो नोन एज शेडो बैंक्स. सो इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है, जो मेन बैंकिंग सेक्टर है, द कमर्शियल बैंक्स, दे वर गोइंग थ्रू एनपीए क्राइसिस. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के क्राइसिस था इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, सो इसलिए वो क्रेडिट नहीं दे पा रहे थे. तो उस टाइम पे स्टेप इन किया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने. तो सिंपल टर्म्स में अगर समझें तो जब इंडिया के जो बैंक मुसीबत में थे और कंपनीज को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो एनबीएफसीज ने कंपनीज को सपोर्ट किया, इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा रोल निभाया. बट देन आफ्टर एनपीए क्राइसिस इन द बैंक्स, एनबीएफसीज में भी क्राइसिस स्टार्ट हो गया. एनबीएफसी में भी कुछ ऐसे केस सामने आए जिसमें बहुत बड़ी बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पैसे नहीं लौटा पा रही थी. तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इन एनबीएफसीज को अच्छे से रेगुलेट किया जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट फ्रॉम अ लाइट टच रेगुलेशन to one that monitors larger players almost as closely as it does banks. तो जो बड़ी NBFCs हैं उनको ऑलमोस्ट उसी तरीके से रेगुलेट किया जाएगा जिस तरीके से इंडिया में बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है. तो जिस लेवल की निगरानी, जिस लेवल के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियन बैंक्स के लिए हैं, उतने ही बड़े NBFCs के लिए हो जाएंगे. इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी कि पिछले कुछ सालों में NBFCs काफी ग्रो कर रहे हैं and the size of NBFC balance sheets, that means जितना पैसा, जितने assets वो handle कर रहे हैं, that has grown and it is now more than a quarter of that of banks balance sheets. जितना banking sector की balance sheets हैं, उसकी 1/4 size की balance sheets NBFCs की भी हो चुकी है. So अब lighter regulations को replace किया जाएगा बड़े NBFCs के लिए. हालांकि इस light regulation के कुछ फायदे भी हुए हैं. For example, they were having flexibility to increase the kind of products they were providing. So they were able to meet a range of financing needs. For example, home loans देते थे, micro financing किया करते थे, large infrastructure projects को finance करने का काम NBFCs कर रही थी. बट इसकी वजह से, क्योंकि NBFCs अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं, अगर कोई बड़ी NBFC फेल हो जाए तो सारी इकोनॉमी पे उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है एंड दिस इज नोन एज सिस्टमिक रिस्क. तो जब NBFCs भी बैंक्स की तरह सिस्टमिक रिस्क पोज करने लगी हैं तो इनको रेगुलेट किया जाएगा. सो दिस रिस्क इट वाज विजिबल. ये कब सामने आया? जब 2018 में एक बहुत बड़ी एनबीएफसी जिसका नाम था IL&FS, उन्होंने पेमेंट डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया. दैट मीन्स जिन लोगों के पैसे ड्यू थे देने, उनको देने में वो नाकाम रह रहे थे एंड इससे एक नेगेटिव मैसेज गया कि शायद ये एनबीएफसी फेल होने वाली है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं. आफ्टर दैट अनदर एनबीएफसी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, DHFL, इस एनबीएफसी के अंदर भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आए एंड दिस सेंट अ वेव ऑफ स्ट्रेस इन द इंडियन इकोनॉमी. सो एज अ रिजल्ट दिस न्यू अप्रोच ऑफ रेगुलेटिंग एनबीएफसीज इज कमिंग अप. और आरबीआई क्या कोशिश कर रही है? आरबीआई इज ट्राइंग टू अडॉप्ट अ लेज़र फेयर अप्रोच फॉर द स्मॉलर एनबीएफसीज. तो जो छोटी एनबीएफसीज होंगी उनको अभी भी ज्यादा रेगुलेट नहीं किया जाएगा, उनके जो कंप्लायंस प्रोसीजर्स होंगे उनको कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाएगा ताकि वो ग्रो कर सकें, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. देन ऑन द सेकंड लेवल, आरबीआई विल plug some of the arbitrages available to mid-sized NBFCs vis-a-vis banks. बैंक्स के मुकाबले कुछ mid-sized NBFCs को कुछ arbitrages अवेलेबल हैं. दैट मीन्स वो इन मामलों में arbitrarily डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है. इन arbitrary decisions को प्लग करने की, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी फॉर द मिड साइज NBFCs. एंड फाइनली फॉर द बिग NBFCs, जो बड़ी NBFCs हैं, उनके ऊपर टफर बैंक लाइक कैपिटलाइजेशन, गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग नॉर्म्स विल बी एप्लीकेबल. तो जैसे बैंक्स को कंट्रोल किया जाता है उसी तरीके से बड़ी NBFCs के ऊपर भी उतनी ही कंडीशंस लगाई जाएंगी एज फार एज देयर कैपिटलाइजेशन, देयर गवर्नेंस इज कंसर्न्ड एंड दे विल बी मॉनिटर्ड इन द सेम वे एज बिग बैंक्स आर मॉनिटर्ड. सो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा कि NBFCs बैंक्स की तरह पब्लिक गुड हैं, यहाँ पे सारी पब्लिक का पैसा है, तो इसको अच्छे से मॉनिटर करना आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिटेन कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी एंड टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. जब कोई बहुत बड़ा बैंक फेल होता है तो उसके बहुत ज़्यादा बड़े इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2008 में अमेरिका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था,
It all started with the failure of some very big banks. So it is a very good thing कि एक और लूप होल को इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में प्लग किया जाएगा। हर्षद मेहता स्कैम जैसे बड़े स्कैम्स के बाद इंडिया के शेयर मार्केट को भी अच्छे से रेगुलेट किया गया था, सेबी को ज्यादा पावर्स देके। अब बैंकिंग सेक्टर के बाद एनबीएफसीज को भी अच्छे से रेगुलेट किया जाएगा, तो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव चीज है। सो दिस वाज द न्यूज रिलेटेड टू एनबीएफसीज। हमारी कुछ रिलेटेड वीडियोस हैं लाइक एनपीए क्राइसिस इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। उन वीडियोस में हमने डिस्कस किया है क्या कारण थे कि इंडिया में एनपीए क्राइसिस बढ़ता गया। एनबीएफसी क्राइसिस के बारे में भी उसमें हमने कुछ बात की है। सो यू कैन सी दोज वीडियोस एंड अगेन इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू हैव प्रेस द बेल आइकन, तो आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी एंड आई थिंक यू शुड नॉट बी मिसिंग सच वीडियोस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू is related to the increasing inequality, बढ़ती असमानता इंडियन इकोनॉमी में, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में, इनफैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में पैंडेमिक के दौरान जो इनइक्वालिटी थी, अमीर और गरीब का जो फर्क था वो और बढ़ गया। तो इससे रिलेटेड ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई, दिस वाज द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट एंड इन दिस रिपोर्ट कुछ फैक्ट सामने आए रिलेटेड टू इनइक्वालिटी। फॉर एग्जांपल इंडियन बिलियनियर्स they increased their wealth by 35% to 3 ट्रिलियन रुपीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और ये सिर्फ इंडियन बिलियनियर्स के साथ नहीं, बाकी कंट्रीज के भी जो बिलियनियर्स थे लाइक अमेरिकन, चाइनीज, जर्मन, रशियन, फ्रेंच, सभी बिलियनियर्स के वेल्थ जो है वो इंक्रीज हुई है। एंड एट दिस टाइम द पीपल were not able to get their salaries, काफी बिजनेसेस बंद हुए और इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी लोअर सेक्शंस पे। और जितनी वेल्थ इंडिया के टॉप 100 बिलियनियर्स की बड़ी है, अगर इसे इंडिया के 138 मिलियन गरीब लोगों में बांट दिया जाए तो हर एक 138 मिलियन लोगों को 94,000 रुपीज का चेक दिया जा सकता है। This report was released on the opening day of World Economic Forum in Davos। और जितनी टॉप 11 बिलियनियर्स की वेल्थ है, अगर उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए तो अगले 10 साल तक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाई जा सकती है, या फिर 10 साल तक इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री का जितना बजट है वो चलाया जा सकता है टॉप 11 बिलियनियर्स की वेल्थ यूज करके। सो दिस रिपोर्ट, इसका पर्पस क्या था? इस रिपोर्ट का पर्पस था इंडिया में बढ़ती हुई इनइक्वालिटीज को सामने लेके आना, जहां पे अमीर और अमीर हो रहे हैं और जो गरीब हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल पा रही। एंड इट इज ऑल्सो बीइंग सेड दैट दिस पैंडेमिक इट हैज पुश्ड द पुअर पीपल डेकेड्स बैक। अभी रिसेंटली कुछ डेकेड्स में काफी तरक्की हो रही थी इंडिया के अंदर। इंडिया वॉज एबल टू अपलिफ्ट मिलियंस ऑफ पुअर पीपल above the poverty line. The richest man in India and Asia, Mukesh Ambani, he earned 90 crore rupees an hour ड्यूरिंग द पैंडेमिक। और इसी टाइम पे इंडिया के 24% लोग 3,000 पर मंथ से कम कमा रहे थे। तो इस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं, फॉर एग्जांपल री इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स उन लोगों पे लगता है जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। इसी के साथ इस रिपोर्ट ने रेकमेंड किया है a one time COVID-19 cess of 4% on taxable income of over 10 लाख रुपीज। और इस एडिशनल वन टाइम कोविड-19 सेस का जो इस्तेमाल किया जाएगा दैट विल बी यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द लॉकडाउन। और अगर इस वेल्थ टैक्स से इंडिया की 954 सबसे अमीर फैमिलीज को टैक्स किया जाए तो इंडिया 1% ऑफ इट्स जीडीपी जितना पैसा इकट्ठा कर लेगा। इस इनइक्वालिटी की ज्यादा मार पड़ी है इंडिया के वल्नरेबल सेक्शंस पे, फॉर एग्जांपल द दलित्स, द आदिवासीज, वुमेन, द एक्सट्रीमली पुअर पीपल, द माइग्रेंट लेबरर्स। तो ये ऑलरेडी एक इकोनॉमिक और सोशल चैलेंज था इंडिया के सामने और दुनिया के सामने, और पैंडेमिक ने इसको और भी ज्यादा एग्रीवेट कर दिया है। नेक्स्ट इशू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द नीति आयोग्स इनोवेशन इंडेक्स। सो नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू रैंक स्टेट्स एंड यूटीज बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स, रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस एंड असिस्ट इन टेलरिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज टू फॉस्टर इनोवेशन। तो नीति आयोग इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट रिलीज करती है जिसमें इनोवेशन इंडेक्स होता है। दिस रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स द बेस्ट प्रैक्टिसेस which were observed within the states। तो इन इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट किया जाता है इस रिपोर्ट में सो दैट बाकी स्टेट्स भी फॉलो कर सकें। एंड इन दिस इनोवेशन इंडेक्स कर्नाटका हैज रिटेन्ड इट्स लीडरशिप। सो नंबर 1 पे पिछली इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटका ही था। इस बार फिर से कर्नाटका इज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन इंडिया एंड द सेकंड रैंक वाज अर्न्ड बाय महाराष्ट्र। बाकी जो टॉप 10 स्टेट्स हैं दीज आर तेलंगाना, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब।
तो ये इंडिया की टॉप 10 इनोवेटिव स्टेट्स हैं एज पर द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। और जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं, दीज आर झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। दीज वर द लोएस्ट और द लीस्ट इनोवेटिव स्टेट्स। कर्नाटका का अच्छा रैंक क्यों है, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, मेनी वेंचर कैपिटल डील्स, मेनी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, or we can say the GI tagged products, and then there is a huge industry of information and communication technology, the IT sector in Karnataka। तो यहाँ के जो ICT एक्सपोर्ट्स हैं वो भी एक कारण है इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका के अच्छे रैंक का। वेरी हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो वाज आल्सो अनदर रीजन। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली नंबर 1 था। यूनियन टेरिटरीज, नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स का अगर कंपैरिजन करें तो दिल्ली वाज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट एंड इट वाज फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश। इस रिपोर्ट का पर्पस या फिर इस इंडेक्स का पर्पस ये है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में इनोवेशन के लिए एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना। नीति आयोग ने काफी ऐसी रिपोर्ट्स निकालनी स्टार्ट की हैं जिसमें डिफरेंट स्टेट्स को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लीनलीनेस एंड मेनी अदर इंडिकेटर्स, सो दैट देयर इज अ good competition between different federal units of India. That was our important index from this month. Next is the draft Science, Technology and Innovation Policy. अब ये फाइनलाइज नहीं हुई थी जनवरी के महीने में। ये एक ड्राफ्ट है इंडिया की 5th साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का। इससे पहले इंडिया की 4 साइंस पॉलिसीज आ चुकी हैं एट डिफरेंट टाइम्स एंड दिस इज द 5th वन जो अभी ड्राफ्ट है। इस पे सजेशंस मंगवाए गए हैं एंड आफ्टर दैट इट विल बी फाइनलाइज्ड। सो इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे रिलीज्ड अ ड्राफ्ट ऑफ दिस 5th साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी का फोकस होगा साइंटिफिक आत्मनिर्भरता, दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस, and it aims to position India among the top 3 scientific superpowers. Now this is a very good objective, लेकिन दुख की बात यह है कि पिछली 4 साइंस पॉलिसीज भी ऐसे ही कुछ बहुत एम्बिशियस एम्स रखती थी जो हम फुलफिल नहीं कर पाए एंड इंडिया इज वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज लाइक अमेरिका, इजराइल, जापान, कोरिया, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज जो इनोवेशन में बहुत अच्छी हैं और वहां पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो दैट इज आवर प्रॉब्लम। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा होता है वो बहुत कम है। नाउ टू मेक इंडिया वन ऑफ द 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स, वी नीड टू अट्रैक्ट आवर बेस्ट माइंड्स टू रिमेन इन इंडिया। इंडिया के जो बेस्ट माइंड्स हैं, जो इंडिया का सबसे अच्छा साइंटिफिक टैलेंट है, वो इंडिया को छोड़ जाता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एनवायरमेंट वी हैव इन इंडिया। सो वी विल हैव टू डेवलप अ पीपल सेंट्रिक साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ecosystem. So the problem is with ecosystem, चाहे वो businesses की बात हो, startups की बात हो, scientific researchers की बात हो, इंडिया में ecosystem जो है वो support नहीं करता। In fact it leads to a lot of struggle। और इस innovation policy ने ये figure out किया है कि इंडिया में जो research and development वो अच्छी क्यों नहीं है। उसका कारण इस policy के according है that private sector is not contributing enough। अब ऐसे ही aims मैंने आपको बताया पिछली साइंस पॉलिसीज के भी थे। पिछली साइंस पॉलिसी आई थी 2013 में। अब हमारे कंसर्न्स क्या हैं? कंसर्न्स रिलेटेड टू आवर साइंस इनोवेशन। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडियाज साइंटिफिक कम्युनिटी? इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट इंडिया की जीडीपी का 0.5 या 0.6% के अराउंड रहता है एंड हमारा गोल ये है दैट इट शुड इंक्रीज टू 2%। एंड एज आई टोल्ड यू, 2020 ड्राफ्ट पॉलिसी इट ब्लेम्स द प्राइवेट सेक्टर दैट दे आर नॉट डूइंग इनफ। बट द थिंग इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इट इज अ वेरी रिस्की थिंग। बहुत साल लगते हैं नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आने में। आप एग्जांपल ले सकते हो वैक्सीन्स डेवलप करना या फिर दवाइयां बनानी, बहुत पैसा लगता है। हो सकता है एट द एंड ऑफ रिसर्च देयर इज नो प्रॉफिटेबल थिंग दैट यू कैन गेट। सो ऐसे में होना क्या चाहिए कि सरकारों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा करना चाहिए। दुनिया भर में ऐसा ही हुआ है। नाउ प्राइवेट सेक्टर दे डू नॉट स्पेंड टू मच ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द रीजन इज that the return on investment in basic research, it takes too long from a private sector perspective. Only a government can have long-term interest to support such research and participation of the private sector in basic science. It has not happened even in America. तो अमेरिका का भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वो बहुत कम रिस्क ले पाता है रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने में बहुत साल लग जाते हैं एंड नॉट एवरी कंपनी can have such resources that they can sustain themselves for so many years.
सो द प्रॉब्लम इन इंडिया इज लैक ऑफ फंडिंग। वो कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट भी करेगी और गवर्नमेंट इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करेगी। दैट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एज अ पार्ट ऑफ इनकलकेटिंग एन इंक्लूसिव कल्चर, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्रीज को इंक्लूजन भी इंश्योर करना होता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। इंक्लूजन का मतलब है सभी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर, different ethnicities, different geographies. For example, the northeastern people, they all should be a part of science, scientific research and development. So this policy will aim at enhancing inclusion in science as well. And then this policy mentions that there should be a scientific temper, humanism, spirit of inquiry and reform. These are things mentioned in our constitution as well as fundamental duties, that we are all supposed to have spirit of inquiry and scientific temper. So ये एक अच्छी बात है, बिकॉज अक्सर इंडिया में पॉलिटिशियंस काफी नॉन साइंटिफिक चीजें बोलते हुए पाए जाते हैं। सो दिस पॉलिसी विल ट्राई टू एनहांस साइंटिफिक टेम्पर इन इंडियन सोसाइटी। तो ये थी हमारी ड्राफ्ट साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। नेक्स्ट इज द इशू सराउंडिंग मैरिज एज ऑफ वुमेन। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच पे एक अनाउंसमेंट की थी दैट ही इज गोइंग टू फॉर्म अ पैनल। और ये पैनल क्या करेगा? दे आर गोइंग टू रीथिंक अबाउट द राइट एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। अभी इंडिया में मैरिज की जो लीगल एज है लड़कों के लिए 21 साल है और लड़कियों के लिए है 18 साल। तो ऐसा गवर्नमेंट का मानना है कि शायद इस एज को, जो लड़कियों की लीगल मैरिज एज है, इसको बढ़ा देना चाहिए। तो इसलिए एक पैनल बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी, एंड दिस वाज हेडेड बाय द चेयरपर्सन मिस जया जेटली। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को दे दी है। फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन ने अपनी बजट स्पीच में पिछले साल एक पैनल बनाने का प्रपोजल दिया था ऑन द एज ऑफ अ गर्ल एंटरिंग मदरहुड टू लोअर द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स। अब क्योंकि लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, इससे सरकार का ऐसा मानना है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, दैट मीन्स बच्चों को डिलीवर करते हुए, बच्चे पैदा करते हुए जो औरतों की डेथ होती है, वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि यंगर एजेस में लड़कियां शादी कर लेती हैं और उनका न्यूट्रिशन, उनकी बॉडी इतनी प्रिपेयर्ड नहीं होती। तो इसीलिए इस पैनल की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थी, यानी क्या काम इस कमेटी को करना है, उसमें कोरिलेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज एंड मदरहुड भी था, एंड कोरिलेशन ऑफ मैरिज, मदरहुड विद हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर्स एंड इन्फेंट्स। सो ये सारे इश्यूज हैं इस मैरिज एज से रिलेटेड। तो इस प्रपोजल की जो ऑपोजिशन हुई है, कुछ वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है दैट दिस इज नॉट अ गुड सजेशन, क्योंकि इस लीगल एज ऑफ मैरिज को अगर 18 से 21 साल कर दिया जाएगा लड़कियों के लिए, तो हो सकता है कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से शादी करने वाले कपल्स को और तंग करेंगे। अभी प्रेजेंटली इवन आफ्टर अटेनिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज, कई बार कपल्स अपनी मर्जी से जब शादी करते हैं एंड फैमिलीज दे डू नॉट अप्रूव ऑफ सच मैरिजेस, तो वो लड़कों के ऊपर रेप केसेस लगा देते हैं, किडनैपिंग के केसेस लगा देते हैं। एंड नाउ इफ द एज इज इंक्रीज फ्रॉम 18 टू 21, तो कुछ लड़कियां जो 18 से 21 साल की उम्र में होंगी और वो घर से शायद बिना मंजूरी के शादी कर लें, तो उनके ऊपर भी केसेस लग सकते हैं। तो इन कपल्स को और तंग करने का एक बहाना हो सकता है, ये वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है, बिकॉज दीज एक्टिविस्ट दे वांट दैट वुमेन शुड हैव द राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स and to choose their lives. So this will become an obstruction in this choice. और इस इशू को हम फॉलो करते रहेंगे आने वाले टाइम में भी। इसकी रिकमेंडेशंस जब और ज्यादा बाहर आएंगी, इस पैनल ने क्या रिकमेंड किया है और क्या स्टेप्स गवर्नमेंट लेगी, उस पे we will keep discussing in our current affair videos as well. So the next current affair is a very revolutionary issue, and we can say that this announcement, it has triggered off a discussion which should have been happening in Indian society from many years. So this issue, it is related to actor Kamal Hassan's political party in Tamil Nadu. इलेक्शंस आने वाले हैं तमिलनाडु में, एंड कमल हसन ने जो नई पार्टी बनाई है मक्कल निधि मय्यम, इस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में सभी घर पे काम करने वाली हाउसवाइव्स को सैलरीज देने का प्रॉमिस किया। नाउ दिस थिंग कैन बी वेरी रेवोल्यूशनरी अगर इसको प्रैक्टिकलिटी के साथ इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो 2011 के सेंसस में 160 मिलियन औरतों ने कहा था दैट दे डू हाउस होल्ड वर्क एंड दैट वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन। तो दैट इज अराउंड 16 करोड़ इंडियन वुमेन। एज कंपेयर टू दैट दिस नंबर वाज ओनली 5 मिलियन फॉर मेन। और ये एक नया इशू नहीं है, काफी सालों से जेंडर इक्वालिटी की जो डिबेट है उससे रिलेटेड इस चीज पे चर्चा होती है दैट
वुमेन आर डूइंग अनपेड वर्क, जो घर पे रह के औरतें काम करती हैं उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू है। दे आर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, दैट इज व्हाई अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड दे आर एबल टू अर्न। सो दिस अनपेड वर्क इट नीड्स टू बी पेड फॉर, एंड देयर वाज अ रिपोर्ट in 2009. This report was Women's Economic Contribution Through Their Unpaid Work, a Case Study of India. इस रिपोर्ट ने जो अनपेड वर्क औरतें करती हैं इंडियन हाउस होल्ड्स में उसको इकोनॉमिक वैल्यू में क्वांटिफाई करने की कोशिश की थी, एंड दिस वाज इन 2009 $612 billion, and women are not getting this money, and that is why they are not having control of their lives. They become financially dependent on the other earning members of the household, और उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। देन यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, दिस कमेटी इन 1991, इन्होंने भी रेकमेंड किया था कि जो अनपेड वर्क लड़कियां औरतें घरों में करती हैं इसको मेजर किया जाए, इसको क्वांटिफाई किया जाए, एंड इसको एटलीस्ट रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ कंट्रीब्यूशन इन द कंट्रीज जीडीपी। सो द टाइम हैज कम प्रॉब्ली टू डू दीज थिंग्स एंड टू मेजर द वर्क दैट वुमेन परफॉर्म फॉर द फैमिली, एंड इट शुड बी वैल्यूड इक्वली विद मेन। और इस टाइम पे इस इलेक्शन प्रॉमिस ने इस डिबेट को स्टार्ट कर दिया। एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो शायद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कंट्री में इमिटेट करते हुए करने की कोशिश कर सकती हैं, बिकॉज women, they are a very big vote bank. Almost 50% of Indian voters are women. So अक्सर political parties कोशिश करती हैं कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ promises हों। फॉर एग्जाम्पल बिहार में जो शराबबंदी की जाती है उसका एक कारण माना जाता है वुमेन वोट बैंक। सो दिस कैन बी अ न्यू प्रॉमिस जो बाकी स्टेट पार्टीज, बाकी रीजनल और नेशनल पार्टीज भी करना स्टार्ट करेंगी। The next important thing that was in news in the month of January was green tax. Green tax गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2022 से लगाना स्टार्ट करेगी, and this will be a tax on the older vehicles. So all the owners of old vehicles, they will have to pay a green tax as a penalty for polluting the environment. So environment में polluter pays, ये principle काफ़ी ज़रूरी है to protect the environment, to protect द सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम एयर पोल्यूशन। तो ये एक नया इनिशिएटिव है जिसकी बहुत जरूरत भी है बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। अराउंड 1 मिलियन इंडियंस आर डाइंग एवरी ईयर एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने इस प्रपोजल को अप्रूव किया, एंड ग्रीन टैक्स सभी पर्सनल व्हीकल्स पे लगेगा व्हेन दे गेट 15 ईयर्स ओल्ड। तो 15 साल बाद नया आरसी बनवाने के लिए ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा 15 साल पुराने व्हीकल्स के ओनर्स को, और ये ग्रीन टैक्स ज़्यादा या कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल द फ्यूल ऑफ द व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल है या फिर डीजल व्हीकल है, एंड द टाइप ऑफ द व्हीकल एज वेल। सो इफ इट इज अ पैसेंजर व्हीकल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा व्हीकल है, उसके हिसाब से ये ग्रीन टैक्स ज्यादा या कम होगा, एंड दिस प्रपोजल इज गोइंग टू गो टू द स्टेट्स नाउ। स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन के बाद ही इसे नोटिफाई किया जाएगा। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स कैसे ये टैक्स लगेगा। सो इट इंक्लूड्स 10 to 25% ऑफ रोड टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर देन 8 ईयर्स। 8 साल पुराने व्हीकल को आप जब रीन्यू करवाने जाओगे, उसके फिटनेस सर्टिफिकेट को बनवाने जाओगे, तो आपको 10 से 25% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर ये व्हीकल्स, ये पुराने व्हीकल्स, दे आर इन द हाईली पोल्यूटेड सिटीज, तो ये टैक्स ज्यादा होगा, and this penalty can be as high as 50% if this vehicle is renewed after 8 years in a highly polluted city in India. और ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी रहेंगी, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, टिलर्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इथेनॉल पे चलने वाले व्हीकल्स, एलपीजी या फिर सीएनजी पे चलने वाले व्हीकल्स, इनके ऊपर कम टैक्स होगा या टैक्स नहीं होगा। सिमिलरली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रही बसेस या व्हीकल्स, उन पे भी कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो गवर्नमेंट का पर्पस इसमें यह है कि बहुत पुराने व्हीकल सड़कों पे ना रहें। सो गवर्नमेंट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस अ स्क्रैपेज पॉलिसी, और गवर्नमेंट ने अपने सभी डिपार्टमेंट्स में 15 साल से पुराने व्हीकल्स को डी रजिस्टर और स्क्रैप करवाने का फैसला लिया है। ये जो ग्रीन टैक्स से फंड्स कलेक्ट होंगे, इन्हें सेपरेट अकाउंट्स में रखा जाएगा, और ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएगा उन एफर्ट्स के लिए जो पोल्यूशन को कम करने के लिए लिए जाएंगे। एंड इंडिया इज वर्किंग ऑन अ स्क्रैपेज पॉलिसी फ्रॉम मेनी इयर्स। स्क्रैपेज पॉलिसी काफी कंट्रीज में पोल्यूशन को कम करने के लिए सक्सेसफुली यूज की जा चुकी है। बहुत पुराने व्हीकल्स बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, नए व्हीकल्स नए इमिशन नॉर्म्स के मुताबिक बनाए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द
BS6 एमिशन नॉर्म्स अभी प्रेजेंटली इंडिया में हैं, लेकिन जो पुराने व्हीकल्स थे उनके इंजन्स BS4 नॉर्म्स के तहत बनाए गए थे, तो वो ज्यादा पोल्यूशन करते थे। तो स्क्रैपेज पॉलिसी का पर्पस ये रहता है कि पुराने व्हीकल्स को सड़कों से हटाया जाए। इसके और भी फायदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज गोइंग टू गिव अ बूस्ट टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड रिलेटेड बिजनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और जो भी चीजें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं गाड़ियां बनाने के लिए, उन सबको एक बूस्ट मिलेगी क्योंकि नई गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी और जो नई व्हीकल्स आएंगे दे विल बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। और क्योंकि अब इंडिया और दुनिया के ज्यादातर देश वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो जो नए व्हीकल्स होंगे उनमें ज्यादा व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकते हैं। सो ये एक और फायदा होगा एनवायरमेंट के लिए कि जो डीजल, पेट्रोल, इन पे चलने वाले पुराने व्हीकल्स होंगे ये हट जाएंगे और ई व्हीकल्स की ओर इंडिया मूव करेगा। नेक्स्ट हमारा इशू था इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020। इन रूल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर में नोटिफाई किया। इन रूल्स में कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स मिले हैं और ये राइट्स रिलेटेड हैं कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड से। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स हैं, उनको कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे परफॉर्म करना पड़ेगा वाइल प्रोवाइडिंग कनेक्शंस, वाइल मीटरिंग, वाइल बिलिंग, चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो। अगर ये रूल्स पे खरे नहीं उतरते डिस्कॉम्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो कंज्यूमर्स को इसके लिए कंपनसेट किया जाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी गुड प्रपोजल कि आपके घर में जो बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो अच्छे से अगर परफॉर्म नहीं कर रही तो आपको कुछ पैसे एज ए कंपनसेशन मिलेंगे, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी अच्छी होगी वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। सो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दीज इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। वो क्या है? It needs to be recognized that providing quality supply is primarily the responsibility of states. तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रूल्स नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो स्टेट्स कितना अच्छा इंप्लीमेंट करेंगी ये आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। और क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसे ही मिनिमम स्टैंडर्ड रूल्स ऑलरेडी डिस्कॉम्स के स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशंस में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनको माना नहीं जाता। सो ऑलरेडी कुछ रूल्स हैं मिनिमम परफॉर्मेंस के, बट डिस्कॉम्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, दे आर नॉट टेकिंग दीज रूल्स वेरी सीरियसली। तो अब ये नए रूल्स नोटिफाई करने के बाद वो कितना सीरियसली लेंगे ये कैसे पता लगेगा? ओनली टाइम कैन टेल हाउ बेनिफिशियल दीज रूल्स विल बी फॉर द कंज्यूमर। नाउ द लास्ट करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, बट एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन, और ये है उद्योग सहायक एंटरप्राइजेस नेटवर्क। So this is a very important new initiative by Government of India for the very small units in India, the nano and micro enterprises, और इनकी ग्रोथ एनेबल करवाने के लिए, इनकी ग्रोथ को एक फिलिप देने के लिए, एक बूस्ट देने के लिए उद्योग सहायक एंटरप्राइजेस नेटवर्क अभी लॉन्च हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेक इन इंडिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आत्मनिर्भर भारत एज वेल एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये प्रपोज्ड फ्रेमवर्क जो है उद्योग सहायक एंटरप्राइजेस नेटवर्क का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू प्रोवाइड अ स्ल्यू ऑफ ग्रोथ ड्रिवन सर्विसेज to over 62 million nano and micro enterprises which currently employ over 100 million people. So जो छोटी यूनिट्स हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, ये काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, एंड दिस नंबर इज मोर देन 10 करोड़ पीपल। और अगर इस सेक्टर को सपोर्ट किया जाए तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी टाइम्स इंक्रीज हो सकती हैं। सो दिस नेटवर्क, by enabling a scale up of these nano and micro units, Udyog Sahayak Enterprises Network, it can aid in the creation of additional 10 million jobs in the next 5 years, and in the next 10 years it can help in creation of 56 million jobs. तो ये छोटे एंटरप्राइजेस जिनमें अभी 1 से 3 एम्प्लॉइज काम करते हैं, इनको बूस्ट देने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू दिस नेटवर्क, एंड द अटेम्प्ट विल बी टू क्रिएट अ कंट्री वाइड एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्क। और ये कैसे किया जाएगा? दिस प्लेटफॉर्म, द नेटवर्क, इट इज गोइंग टू हेल्प द मिलियंस ऑफ नैनो एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो प्रेजेंटली हरासमेंट फेस करते हैं, ग्रोथ चैलेंजेस फेस करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट डिफरेंट पॉलिसीज, स्कीम्स, क्रेडिट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर देम। इसी के साथ विजिबिलिटी मिलेगी इनको, लेंडर्स इनके बारे में जान पाएंगे, कस्टमर्स इनके बारे में जान पाएंगे, और ये नेटवर्क छोटे एंटरप्राइजेस को हेल्प करेगा दैट दे गो डिजिटल, विच इज द फ्यूचर। सो हाउ इज दिस नेटवर्क गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड? इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? 19 लाख उद्योग सहायक एंटरप्राइजेस नेटवर्क सेंटर्स खोले जाएंगे एंड गवर्नमेंट
is likely to sanction. ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि गवर्नमेंट करीब 5,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए इन 19 लाख सेंटर्स के लिए सैंक्शन करने वाली है। हर एक सेंटर 15 से 50 माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की ग्रोथ को मॉनिटर करेगा और उन्हें अपनी ग्रोथ बढ़ाने और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, उद्योग सहायक नेटवर्क। पेपर पे ये स्कीम बहुत अच्छी लगती है, कितनी अच्छी एग्जीक्यूशन होगी ये आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा। दिस वॉज द मंथली करंट अफेयर फॉर जनवरी मंथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो so that we are encouraged to continue this series, and don't forget to subscribe to this channel for many current affair videos which are going to be extremely helpful for you for your exams. Thank you for watching this and best wishes for all your exams.